फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस समय हालांकि सर्दी थी, उत्तर पश्चिम में मौसम ठंडा था, लेकिन जमीन इतनी नहीं जमी थी कि बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जाए। जब उन्होंने सुना कि पैसा कमाना है, तो झाओ और झू परिवारों के परिजन आने और यह पैसा कमाने के लिए तैयार थे, जब तक कि वे आलसी न हो। वैसे भी मजदूरी की गणना दिनों के हिसाब से नहीं की जाती थी। जितना अधिक उन्होंने किया, उतना अधिक उन्होंने कमाया। जैसे ही दोनों परिवारों को खबर मिली, वे अपने उपकरण लेकर आए और बंजर भूमि पर काम करने के लिए दौड़ पड़े। बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के इस मामले की व्यवस्था की गई और घर पर पाले गए खरगोशों के लिए भोजन की समस्या का भी समाधान किया जाना था। यह वही दिन था जब मोजीवे नानरुई से मिलने के लिए सहमत हुए थे, इसलिए मोजीवे और हे झिरन सुबह जल्दी यूनचेंग गए। दोनों सबसे पहले टैंग मिंगक्सन की स्थिति देखने के लिए टैंग हाउस गए। छोटी लड़की के शरीर पर दाने कम नहीं हुए थे, सिवाय अन्य लक्षणों में सुधार के। मोजीवे के साथ जाने से पहले उसने झिरन ने उसके लिए कुछ निशान हटाने वाला मलहम छोड़ा था। शहर में घूमने के बाद दोनों को एक परित्यक्त घर मिला। उन्होंने झिरन ने अंतरिक्ष द्वारा उत्पादित गाजर और गोभी को बाहर निकाला और उन्हें वहां ढेर कर दिया, जबकि मोजीवे उन्हें जिलिंग गांव में वापस ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने गए। जब समय आया तो दोनों सहमति के अनुसार नानरुई से मिलने गए। नानरुई इस मामले को लेकर अधिक चौकस थी और 1 घंटे पहले से यहां इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने मोजीवे को देखा तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा, यह कैसा है? क्या आप उस विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं? मोजीवे ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन हे झिरन को सीधे निजी कमरे में खींच लिया और धीरे से अपना मुंह खोलने से पहले बैठ गया। सौभाग्य से मैंने विशेषज्ञ से संपर्क किया, लेकिन विशेषज्ञ जल्द ही पीछे हटने वाला है, माना जाता है कि 3 महीने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि वह गू जहर को हटाने में मदद करे, तो आप केवल 3 महीने बाद तक इंतजार कर सकते हैं। यही वह समय था जिस पर मोजीवे और हे झिरन सहमत हुए थे। एक तरफ नया साल आने वाला था। उस समय तीसरा बड़ा भाई जो जांच के लिए बाहर गया था, वापस आएगा, और उन्हें नहीं पता था कि उसके पास कोई अगला कदम होगा या नहीं। इसलिए उन्होंने चीजों से निपटने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया। इसके अलावा राजधानी उत्तर पश्चिम से बहुत दूर थी, कम दूरी पर नहीं। यदि वे निर्वासितों के रूप में पैदल यात्रा करते, भले ही वे हर दिन चल सके, तो इसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे। नानरुई को अपनी मां को जहर उठाने के लिए यहां लाने के लिए, लोगों को आसानी से बाहर लाने से पहले सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए राजधानी लौटना होगा। आने जाने की यात्रा, भले ही घोड़ा गाड़ी से ही जा रही हो, कम से कम 3 महीने लगेंगे। इसलिए जिन 3 महीनों के बारे में उन्होंने बात की वह बिल्कुल सही था। नानरुई को उम्मीद नहीं थी कि वह 3 महीने में अपनी मां के गू जहर को उतारने में मदद कर सकेगा। हालांकि समय थोड़ा कम था, लेकिन उस विशेषज्ञ से संपर्क कर पाना बेहद भाग्यशाली था, और वह समय के मुद्दे पर उलझ नहीं सका। नानरुई खड़े हुए और मोजीवे की ओर अपनी मुठ्ठियां तान दी। मैं तुरंत राजधानी के लिए निकलूंगा। मोजीवे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम मेरे 8वें बड़े भाई को अपने साथ वापस नहीं ले जाओगे तो विशेषज्ञ को कुछ गलत लगेगा? यह नानरुई थोड़ा झिझके, लेकिन फिर भी अपने मन की बात कही। अगर आपने आज मुझसे कहा होता कि आप उस विशेषज्ञ से संपर्क नहीं कर सकते, तो मैंने मो चुहांग को मेरे साथ राजधानी वापस आने के लिए कहा होता। अब हमने विशेषज्ञ से संपर्क कर लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 3 महीने तक क्या सह सकता हूं। जब तक उसकी मां का गू जहर उतर गया, तब तक वह कभी भी दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहेगा। भले ही भविष्य में उसे अपनी मां के साथ छिपकर रहना पड़े, फिर भी वह अदालत में धोखेबाज संघर्षों में भाग नहीं लेगा। ये बात के विचार सिर्फ नानरुई के दिमाग में थे। यह अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। चूंकि नानरुई ने उचित स्पष्टीकरण दिया था, मोजीवे ने भी कुछ समय के लिए उनके संदेह को अस्थायी रूप से खारिज कर दिया। फिर 3 महीने में मैं यहाँ प्रिंस रुई और शाही उपपत्नी मां की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहने के साथ मो जीवे हे झिरन को ले गया और रेस्तरां छोड़ दिया। रेस्तरां छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि वे बहुत दूर चले गए। उन्हें नानरुई और उसके द्वारा लाए गए सभी लोगों को आश्वस्त होने से पहले शहर छोड़ते हुए देखना था। नानरुई ने उन्हें निराश नहीं किया। मो जीवे और हे झिरन के चले जाने के तुरंत बाद उसने अपने सभी लोगों को यूनचेंग छोड़ने के लिए बुलाया। केवल जब उन्होंने देखा कि नानरुई का समूह दृष्टि से ओझल हो गया है, तो मो जीवे जल्दी से खच्चर गाड़ी पर घर वापस आ गए।
पेचीदा मामला आखिरकार खत्म हो गया और मो परिवार में जीवन आखिरकार पटरी पर लौट आया। आठवां बड़ा भाई यमन में काम पर जाने के लिए प्रतिदिन जल्दी उठता था। पांचवां बड़ा भाई और पांचवी भाभी खरगोश पालने में व्यस्त थे। अब तक दंपत्ति को खरगोश पालने का काम पूरी तरह से आ गया था और वे हर दिन का आनंद लेने में व्यस्त थे। उन्होंने कई गर्भवती मां खरगोशों की भी खोज की थी और उन्हें विशेष देखभाल के लिए एक पिंजरे में अलग रखा था। अपने मालिक को स्नेह के लिए परेशान करने के अलावा बाउजी कभी कभी पहाड़ों में दौड़ने जाती थी, लेकिन ज्यादातर समय वह खरगोश शेड में रहती थी और छोटे बच्चों के लिए नियम बनाती थी। बाऊजी की भागीदारी से पांचवें बड़े भाई और उनकी पत्नी के लिए यह बहुत सुविधाजनक था जब भी वे झोपड़ियों को साफ करने जाते थे। उन्हें खरगोशों के खत्म होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि बाऊजी के एक आदेश से सभी छोटे खरगोश पिंजरे की दीवारों के सामने खड़े हो जाते थे और हिलते नहीं थे। तांग मिंगरुई ने यह भी सटीक खबर दी कि उन्होंने नए साल से पहले अन्य शहरों में गुड़ियों का एक बैच बेचने की योजना बनाई है। दिन में 3 बार भोजन तैयार करने के अलावा भाभियां पहले से ही आलीशान गुड़िया बनाना शुरू कर चुकी थी। जब गुड़िया बनाने की बात आई तो हे झिरन ने फैंग और जी परिवारों को नहीं छोड़ा। आखिरकार रास्ते में सभी ने एक दूसरे का समर्थन किया था। उसने सबसे पहले गुड़िया बनाने के बारे में सोचा था क्योंकि वह उनकी थोड़ी मदद करना चाहती थी। झी और फैंग परिवार हे झिरन के प्रति और भी अधिक आभारी थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उत्तर पश्चिम में पहुंचने के बाद भी वह झिरन उनके साथ पैसा कमाने के इच्छुक होंगे। सौभाग्य से जब वे गांव का बंटवारा कर रहे थे तो उन्होंने हर सुख दुख में मो परिवार के साथ बने रहने का फैसला करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अब वे घर बैठे ही इतनी चांदी कमा सकेंगे। यदि हे झिरन ने उन्हें यह नहीं दिया होता तो उन्हें अपने जीवन काल में ऐसी आजीविका कभी नहीं मिल पाती। गुड़ियों के इस बैच के लिए हे झिरन ने किताबों के आधार पर फिर से कई नई शैलियां बनाई। अधिक गुड़िया शैलियों के साथ हर किसी को उन्हें बनाने में बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। जब महिलाएं यहाँ व्यस्त थीं, पांचवी भाभी हे झिरन से पूछने आई, नौवीं छोटी बहन, मैंने पाया कि हमारे वयस्क खरगोशों में से आधे नर हैं। स्टड के रूप में 10 या 8 पर्याप्त है। बाकी को रखना भोजन की बर्बादी है। यह सच था। अतिरिक्त नर खरगोश मादाओं की तरह प्रजनन नहीं कर सकते थे और वे पहले से ही वयस्क थे और उनके बढ़ने के लिए जगह नहीं थी। उन्हें खाना खिलाना जारी रखने से केवल लागत ही बढ़ेगी। झिरन ने इस बारे में तब सोचा था जब उसने खरगोश पालने की योजना बनाई थी, लेकिन हाल ही में वह घर पर अन्य चीजों में व्यस्त थी और इस मामले को नजरअंदाज कर दिया था। पांचवी भाभी पांचवें बड़े भाई से पहले 10 नर खरगोशों का वध करवाएं, सुनिश्चित करें कि उनका फर पूरी तरह से छिल जाए। पांचवी भाभी को नहीं पता था कि नौवीं छोटी बहन केवल 10 नर खरगोशों को मारने के लिए क्यों सहमत हुई, लेकिन वह नौवीं छोटी बहन की हर बात सुनने की आदी थी। उसने जवाब दिया और तेजी से पिछवाड़े की ओर चली गई। 1 घंटे से अधिक समय के बाद पांचवी भाभी हे झिरन को फिर से बुलाने आई। नौवीं छोटी बहन, तुम्हारे पांचवें बड़े भाई ने नर खरगोशों का वध किया है। वह झिरन राइस बॉल के साथ खेल रही थी जब उसने एक आवाज सुनी और पांचवी भाभी के पीछे पीछे पिछवाड़े की ओर तेजी से घर से बाहर चली गई। करीने से व्यवस्थित पत्थर की पट्टियों पर 10 खरगोश थे जिनकी खाल पहले ही उतार दी गई थी और बर्फ सफेद और बरकरार खरगोश की खाल को पांचवें बड़े भाई द्वारा बांस के खंभों पर लटका दिया गया था। यह कदम सही था क्योंकि वह खरगोश की खाल को संभालने की एक विधि जानती थी। इस विधि में ताजी छिली हुई खरगोश की खाल को सुखाना, फिर एक कुंद फावड़े का उपयोग करके त्वचा पर तेल फिल्म और अवशिष्ट मांस को खुरचना और इसे 1 से 2 दिनों के लिए साफ पानी में भिगोना शामिल है। इससे खरगोश की खाल एक ताजा अवस्था में आ जाएगी और अंत में उन्हें फिर से सुखाया जाएगा, जिससे खरगोश की खाल बहुत नरम हो जाएगी। वर्तमान में पांचवें बड़े भाई द्वारा खरगोश की खाल को बांस के खंभों पर लटका दिया गया था और हे झिरन को खरगोश के मांस को संसाधित करने की आवश्यकता थी। इतने सारे खरगोशों को पालना निस्संदेह कुछ चांदी के सिक्के अर्जित करना था। अगर वह इन खरगोशों को शहर के रेस्तरां में बिक्री के लिए भेज देती तो भी मुनाफा होता, लेकिन यह हे झिरन की योजना से बहुत कम होगा। जैसे ही वह झिरन 2 खरगोशों को रसोई में ले जाने वाला था, पांचवें बड़े भाई ने कहा, जूनियर सिस्टर 9, मैं शिकार के दौरान पकड़े गए खरगोशों को शहर के रेस्तरां में भेजती थी। इस तरह की खाल वाले खरगोश प्रत्येक को 130 वेन में बेचे जा सकते हैं। 130 वेन। उनके यहाँ पैदा होने वाले खरगोश न सिर्फ आकार में बड़े होते थे बल्कि उनमें मांस भी खूब होता था। प्रत्येक खरगोश का वजन कम से कम 6 या 7 जिन था और उन्हें केवल 130 वेन में बेचा गया था। इतनी कम धनराशि अंतरिक्ष में उत्पादित शब्दों के साथ न्याय नहीं करती।
हालांकि अगर वह अधिक पैसा कमाना चाहती थी तो उसे इस युग की क्रय शक्ति पर विचार करना होगा। जिस तरीके के बारे में उसने सोचा वह एक या दो चांदी के सिक्कों या उससे भी कम, लेकिन कम से कम कई बार 100 वेन से अधिक में बेचा जा सकता था। पांचवें बड़े भाई, मैं इन खरगोशों को खाने के लिए तैयार व्यंजन बनाने और उन्हें रेस्तरां में भेजने का प्रयास करना चाहती हूँ। यदि यह सफल होता है तो मेरा अनुमान है कि हम अधिक चांदी के सिक्के कमा सकते हैं, उसने कहा। यह सुनकर कि वह अधिक चांदी के सिक्के कमा सकती है, पांचवें बड़े भाई ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की। यदि ऐसा नहीं होता कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता, तो वह बहुत पहले ही चांदी के सिक्कों की तलाश में पहाड़ों में चला गया होता। अब चूंकि उसने खरगोशों को पालने का काम अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से घर पर रह सकता था और काम कर सकता था। उस मामले में, जूनियर सिस्टर 9, इसे आजमाएं। अगर मैं कुछ कर सकता हूं, तो बस मुझे बताएं, पांचवें बड़े भाई ने कहा। उसने झिरन ने जवाब दिया और फिर दो खरगोशों को चूल्हे के पास ले गया। भाभियां, बूढ़ी औरत मो और मोहन्यू सभी गुड़िया बनाने में व्यस्त थी और अभी रात का खाना पकाने का समय नहीं हुआ था। इसलिए जब वह रसोई में काम कर रही थी तो किसी ने उसे परेशान नहीं किया, जिससे उसे अपने स्थान से कुछ मसाला निकालने में आसानी हुई। अपने पिछले जीवन की विधि का पालन करते हुए हे झिरन ने इन दो खरगोशों को ठंडे खरगोश के व्यंजन बनाए। मसालेदार और सुगंधित सुगंध तुरंत रसोई से बाहर चली गई। सौभाग्य से सभी भाभियां अपने कमरे में थी, अन्यथा वे देखने के लिए इधर उधर इकट्ठे हो गए होते। उन्होंने झिरन ने तैयार खरगोश के मांस को कंटेनरों में डाल दिया और प्रामाणिक ठंडे खरगोश व्यंजन बनने के लिए इसके ठंडा होने का इंतजार किया। उसने अभी अभी ताओबाओ से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू खरीदा था, इसलिए उसने वजन मापा। दो चमड़ी वाले खरगोशों का वजन एक साथ 13 जिन और 8 लियांग था। उन्हें ठंडे खरगोश के व्यंजनों में बनाने के बाद उसने फिर से मापा और 7 से भी कम जिन बचे थे। दूसरे शब्दों में, यदि वह वजन के हिसाब से ठंडे खरगोश के व्यंजन बेचती है, तो उसे अपनी वांछित बिक्री मूल्य प्राप्त करने के लिए कम से कम 300 वेन प्रति जिन चार्ज करने की आवश्यकता होगी। इस गणना से कीमत थोड़ी अधिक लग रही थी, इसलिए इसे भागों में बेचना बेहतर होगा। ठंडे खरगोश के मांस के एक बैच को सावधानी से तेल लगे कागज में लपेटा गया था, जिसे 20 पैकेजों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक पैकेज की कीमत 100 वेन थी, जो एक उचित मूल्य है। बेशक इन्हें आज परिवार के स्वाद के लिए बनाया गया था। भले ही उन्हें बेचने की योजना हो, अंतिम निर्णय परिवार के मूल्यांकन और सर्वसम्मत अनुमोदन पर निर्भर करेगा। रसोई में ठंडा खरगोश का मांस बनाने के बाद हे झिरन अभी भी अपने पूरे शरीर में सुन्न और मसालेदार सुगंध महसूस कर रही थी। उसने व्यस्त माहौल का फायदा उठाया और जल्दी से धोने के लिए अपने स्थान में प्रवेश करने का फैसला किया। अपने बाल सुखाने के बाद हे झिरन ने अंतरिक्ष में राइस बॉल के साथ खेलने में कुछ समय बिताया। शाम हो चुकी थी। इस समय ठंडे मौसम को देखते हुए उसका ठंडा खरगोश का मांस अब तक ठंडा हो जाना चाहिए था। जब वह झिरन जांच करने के लिए रसोई में पहुंची तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। प्रत्येक भाभी के हाथ में खरगोश के मांस का एक टुकड़ा था, उनके चेहरे पर एक मादक भाव था। यहाँ तक जो लोग मसालेदार भोजन नहीं खा सकते थे वे भी समय समय पर आहें भरते थे। उनके चेहरे लाल हो जाते थे लेकिन फिर भी उत्सुकता से मांस खाते थे। जैसे ही सभी ने हे झिरन की उपस्थिति को देखा, उन सभी ने अपनी हरकतें बंद कर दी। दूसरी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, नौवीं बहन, यह स्वादिष्ट मांस अवश्य ही आपका बनाया हुआ होगा, है ना? हम यहाँ रात का खाना तैयार करने आए थे और तुरंत इस पर ध्यान दिया, इसलिए हर कोई इसका स्वाद लेना चाहता था। उन्होंने कहा, चखो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से प्रत्येक ने पहले ही कई टुकड़े खा लिए हों। सौभाग्य से उसने झिरन ने बहुत कुछ बनाया था, नहीं तो सालियां सब खा चुकी होती। अभी उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह थी, वो ठंडे खरगोश के मांस की मात्रा नहीं थी, बल्कि इस व्यंजन के बारे में हर किसी का मूल्यांकन था। भाभी, क्या आपको लगता है कि यह ठंडा खरगोश का मांस स्वादिष्ट है? सभी ने सिर हिलाया। मम्मा, यह स्वादिष्ट है, अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। यह मसालेदार और संतोषजनक है। एक टुकड़ा खाने के बाद तुम्हें दूसरा खाने की इच्छा होती है। भाभियों की प्रशंसा सुनकर और उनके हाव भाव देखकर हे झिरन को पता चल गया कि उसका ठंडा खरगोश मांस का उद्यम पहले ही आधा सफल हो चुका है। आज रात वह बचे हुए 8 खरगोश बनाएगी और कल सुबह उन्हें शहर में बेचने की कोशिश करेगी। न केवल ठंडे खरगोश के मांस को कुछ भाभियों से उच्च प्रशंसा मिली, बल्कि पांचवें बड़े भाई, जो आमतौर पर बहुत कम कहते थे, भी प्रशंसा करते रहे कि यह कितना स्वादिष्ट था।
झीरन ने यहाँ केवल एक बार ठंडा खरगोश का मांस बनाने की कोशिश की थी, सिर्फ यह देखने के लिए कि यह कैसा बनेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पहली कोशिश में सफल होगा। जैसे ही परिवार ने 2 खरगोशों के ठंडे खरगोश के मांस को खाया, वह एक पल में गायब हो गया। भाभीियों को पता था कि 9वीं बहन आज रात फिर से ठंडा खरगोश का मांस बनाएगी, इसलिए रात के खाने के बाद वे गुड़िया बनाना जारी रखने के लिए अपने कमरे में नहीं लौटी बल्कि उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई। झीरन को पता था कि शाम को भाभियां आएंगी और मदद करेंगी, इसलिए उसने सारी सामग्रियां पहले ही तैयार कर ली थी और उन्हें जगह से लाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे खोजे जाने की चिंता नहीं थी क्योंकि वह बलि का बकरा विदेशी हमेशा उपयोगी था। सौभाग्य से इन सामग्रियों ने ज्यादा जगह नहीं ली। पिछली बार भंडारण कक्ष में सीजनिंग के रूप में लेबल की गई चीजों का एक बड़ा बैग था। अब बहुत सारे खरगोश नहीं थे जिन्हें घर पर काटा जा सके, इसलिए कभी कभी वह चुपके से बैग में कुछ मसाला मिला देती थी। यह तब तक पर्याप्त होगा जब तक वे इन मसालों को स्वयं नहीं उगा सके। वह झीरन भाभीियों को खरगोश का ठंडा मांस बनाने की विधि सिखाने में पीछे नहीं हटी। आखिरकार यह केवल एक छोटा सा उद्यम था और उसने भविष्य में अन्य लाभदायक व्यवसाय विकसित करने की योजना बनाई। वह हमेशा इस एक चीज पर भरोसा नहीं कर सकती थी। सभी भाभियां अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत समर्पित थी, प्रत्येक चरण को अपने मन में कई बार दोहराती थी। उन्हें डर था कि जब वे झपकी के बाद उठेगी तो वे उन्हें भूल जाएंगी। 1 घंटे से अधिक समय तक काम करने के बाद अंततः 8 खरगोशों को एक बार फिर स्वादिष्ट ठंडे खरगोश व्यंजनों में बदल दिया गया। सबसे बड़ी भाभी ने एक टुकड़ा तब लिया जब वह अभी भी गर्म था और पाया कि उसका स्वाद 9वीं छोटी बहन द्वारा बनाए गए टुकड़े जैसा ही था। थे झीरन के निर्देशों का पालन करते हुए सभी ठंडे खरगोश के व्यंजनों को कंटेनरों में व्यवस्थित किया गया और अगली सुबह विभाजित और पैक किया जाएगा। जब हे झीरन कमरे में लौटा तो मो जियुए पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था, ऊब रहा था। अपनी पत्नी को देखते ही उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह झीरन ने मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए कहा, मुझे खाना पकाने के धुएं की तीव्र गंध आ रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मेरी पत्नी की सभी सुगंधें पसंद हैं, मो जियुए ने उत्तर दिया। वह झीरन आजकल मो जियुए लगभग बिना सोचे समझे, बिना पहले से तैयारी किए ऐसी बातें कह देते हैं। थे झीरन ने सिर हिलाया। हाँ, चूंकि पेंडेंट कपड़े या बैकपैक पर लटकाए जाने के लिए होते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े नहीं हो सकते। थे झीरन की व्याख्या सुनने के बाद छठी भाभी ने खाका उठाया और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। बाकी भाभियां भी साथ में देखने के लिए गर्दन ऊपर उठाई। कुछ मिनटों के बाद छठी भाभी ने खाका तैयार किया। 9वीं छोटी बहन, पहले मुझे एक तैयार उत्पाद बनाने दो और उसे आजमाओ। बहुत बढ़िया। इतने सारे खरगोश के फर के साथ बहनें इसे आजमाने के लिए स्वतंत्र महसूस करती हैं। झीरन ने उदारतापूर्वक सभी खरगोश के फर को भाभियों के सामने धकेल दिया। शाम होने तक छठी भाभी ने एक गुलाबी लाल लंबे कान वाला खरगोश का पेंडेंट बनाया था। लंबे कान वाले खरगोश की आंखें तैयार उत्पाद थी, जिसे हे झीरन ने ताओबाओ मॉल से खरीदा था, और लंबे कान वाले खरगोश के सिरों पर चारों पंजे सफेद थे, जिससे वह बहुत प्यारा लग रहा था। उसने झीरन ने उसे उठाया और ध्यान से उसकी जांच की और लगातार छठी भाभी की निपुणता की प्रशंसा की। छठी भाभी, ऐसा ही होना चाहिए। बस भविष्य में इन्हें इसी मानक के अनुसार बनाना। यह सचमुच उत्तम था। यह ताओबाओ मॉल में बिकने वाले सामान के समान था, यदि उससे बेहतर नहीं था। एकमात्र कमी यह थी कि ताओबाओ मॉल में बेचे जाने वाले लंबे कान वाले खरगोश पेंडेंट में एक धातु का हुक था और उसे इसे बदलने के लिए एक उपयुक्त वस्तु के बारे में सोचना था। जैसे ही वह झीरन सोच रहा था कि हुक के स्थान पर क्या लगाया जाए, सबसे बड़ी भाभी बोली, 9वीं छोटी बहन, तुम्हारे ब्लूप्रिंट के डिजाइन को देखकर लग रहा है कि पेंडेंट पर रस्सी जैसा कुछ होना चाहिए, है ना? गांठ बांधना मैंने बचपन में अपनी माँ से सीखा था। मुझे कोशिश करने दो। बोलने के बाद सबसे बड़ी भाभी ने लाल धागे का एक कुंडल ढूंढा, धागे को मोटा करने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में बांटा और फिर सबके सामने गूंथना शुरू कर दिया। जल्द ही एक लाल बंदर की मुट्ठी की गांठ बन गई। जब हे झीरन ने सबसे बड़ी भाभी के हाथ में लाल बंदर की मुट्ठी की गांठ देखी तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। सबसे बड़ी भाभी, यह काम करेगा। हम इस बंदर की मुट्ठी की गांठ को तैयार लंबे कान वाले खरगोश पेंडेंट पर सजावट के रूप में उपयोग करेंगे। अपनी 9वीं छोटी भाभी की स्वीकृति पाकर सबसे बड़ी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लगता है। हम जो पेंडेंट बनाएंगे उसमें हम इस बंदर की मुट्ठी की गांठ का उपयोग करेंगे। अब एक तैयार पेंडेंट पूरी तरह से तैयार हो गया। उसे झीरन को भाभी की कारीगरी के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह फिर से पेंडेंट बनाना छोड़ सकती थी।
परिवार अब ठंडे खरगोश के मांस के व्यंजन उपलब्ध नहीं करा सकता था, और तांग मिंगरुई पिछली बार बेचने के लिए बहुत सारे आलीशान खिलौने ले गया था, इसलिए शायद वो कुछ समय के लिए दोबारा नहीं आएगा। लेकिन भाभीियों के प्रयासों की बदौलत परिवार ने केवल 3 दिनों में विभिन्न रंगों के 100 पेंडेंट तैयार कर लिए। अब 12वें चंद्र मास का समय निकट आ रहा था और नया वर्ष आने में 1 महीना शेष था। उन्होंने झिरन ने सोचा कि नए साल से पहले का समय वह था जब लोग पैसा खर्च करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक थे। इसलिए उसने तांग मिंगरुई की तलाश करने की पहल की। उनकी टाइमिंग बिल्कुल सही निकली। टैंग मिंगरुई पिछले कुछ दिनों से आलीशान खिलौने बेचने के लिए बाहर जाकर कल रात ही लौटा था। यदि उन्होंने उसे नहीं पकड़ा होता तो संभवतः उनकी यात्रा व्यर्थ हो सकती थी। जब तांग मिंगरुई ने असली खरगोश के फर से बने इन पेंडेंट को देखा, तो उनके जैसा वयस्क व्यक्ति भी उन्हें प्यार से अपने हाथों में थामने से नहीं रोक सका। वह अपने चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता को छिपा नहीं सका। नौवीं भाभी, ये पेंडेंट है। हाँ, क्या भाई टैंक को लगता है कि ये अच्छी तरह बिकेंगे? उसने झीरन ने जानकर पूछा। उन्हें तांग मिंगरुई के हाथों में देना तो दूर, यहां तक वह भी, जो व्यवसाय को नहीं समझती थी, जानती थी कि बाजार में आने वाले इस तरह के पेंडेंट निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय होंगे। बिल्कुल, नौवीं भाभी, चिंता मत करो। भैया ये बढ़िया पेंडेंट जरूर अच्छी कीमत पर बेचेंगे। उसने झिरन ने और अधिक नहीं मांगा। हालांकि पेंडेंट असली खरगोश के फर से बने थे, लेकिन उसके लिए उनकी कीमत ज्यादा नहीं थी। रंगों की विविधता और भाभीियों की बेहतरीन कारीगरी उन्हें खास बनाती थी। इसके अलावा पेंडेंट आलीशान खिलौनों की तुलना में बहुत छोटे थे। यह पहले से ही बहुत अधिक होगा यदि वे प्रत्येक को कुछ टन चांदी के लिए बेच सकें। तांग मिंगरुई ने इस बार पेंडेंट की कीमत का पहले से अनुमान नहीं लगाया था। ऐसी उत्तम छोटी छोटी चीजों के लिए उसने उन्हें ऊंची कीमत पर बेचने की कोशिश करने की योजना बनाई। जब हे झिरन और मो जियुए आए, तो वे घर पर बने सभी 100 पेंडेंट लाए और जाने से पहले उन्हें तांग मिंगरुई को सौंप दिया। उन्होंने सोचा कि तांग मिंगरुई कुछ दिनों तक नहीं आएगा, लेकिन कौन जानता था, वह अगली सुबह जल्दी आ गया। वह उन 100 पेंडेंट को प्रीफेक्चुरल शहर में बेचने के लिए ले गया। अप्रत्याशित रूप से शहर के उन धनी परिवारों की युवतियों और बहुओं को ये नाजुक और खूबसूरत पेंडेंट बहुत पसंद आए। बात 1 से 10 और 100 तक फैलने के साथ, वह जो 100 पेंडेंट लाया था, वह बेचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इतना ही नहीं, कई लोग उन्हें प्री ऑर्डर देना चाहते थे। इसके अलावा तांग मिंगरुई ने जिस कीमत पर पेंडेंट बेचे, वह आलीशान खिलौनों की तुलना में अधिक थी। प्रत्येक की कीमत 12 टन तक थी। इस प्रकार उन्हें झिरन को उच्च कमीशन भी मिला। वह झिरन को नहीं पता था कि तांग मिंगरुई पेंडेंट को इतनी ऊंची कीमत पर बेचने का कारण उन पर लगी रत्न जैसी खरगोश की आंखों से था। हालांकि वह यह नहीं बता सका कि वे कौन से पदार्थ थे। प्रत्येक चमकदार, गोल और मोटा था, स्पष्ट रूप से कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। इसलिए जब तांग मिंगरुई ने खरगोश की आंखों के बारे में कुछ शब्द बनाए, तो सभी खरीदारों को लगा कि उन्हें उनके पैसे का मूल्य मिल गया है। पेंडेंट लोकप्रिय थे, जिनका लाभ उठाकर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से घर में खरगोश का फर सीमित था। बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन करने के लिए उन्हें नए साल के बाद तक इंतजार करना होगा, जब वे नर खरगोशों के एक और बैच का वध करेंगे। सौभाग्य से तांग मिंगरुई ने उन प्री ऑर्डर ऑर्डरों को स्वीकार नहीं किया, अन्यथा वह ग्राहकों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो देता। निस्संदेह वह झिरन इसमें शामिल नहीं होगा कि तांग मिंगरुई ने कैसे व्यापार किया। अभी घर के फर के कपड़े और खरगोश के फर का उपयोग हो चुका था। उसे इस अलग दुनिया में आने के बाद पहले नए साल के लिए तैयारी करने की जरूरत थी। 12वें चंद्र माह के 23वें दिन, यह वह दिन था जब लोग रसोई भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे, जो पूरे वसंत महोत्सव की शुरुआत का भी प्रतीक था। ओल्ड लेडी मो ने इन सौर शर्तों को बहुत महत्व दिया और वसंत की सफाई और रसोई भगवान के प्रसाद की उपेक्षा नहीं की। परिवार सुबह से ही तैयारियों में जुट गया। बूढ़ी महिला मो ने मो चोंगयुआन को पाया और उससे रसोई भगवान की एक छवि बनाने का प्रयास करने के लिए कहा। उसने 9 बेटों का पालन पोषण किया था। मो चोंगयुआन की मार्शल आर्ट उसके 8 भाइयों की तुलना में कमजोर थी, लेकिन स्याही के साथ काम करने में वह थोड़ा बेहतर था। यदि उनका जन्म सैन्य जनरलों के परिवार में नहीं हुआ होता, तो इसकी बहुत संभावना थी कि मो चोंगयुआन ने इसके बजाय विद्वता का मार्ग चुना होता। हालांकि जीवन ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, जिससे न केवल उन्हें इतनी कम उम्र में इतना कष्ट सहना पड़ा, बल्कि अंततः उनकी याददाश्त भी चली गई। दरअसल ओल्ड लेडी मो ने मो चोंगयुआन के लिए किचन गॉड की छवि को चित्रित करने की व्यवस्था इसलिए की थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनकी कुछ यादें ताज़ा हो सकती हैं।
पिछले वर्षों में जब परिवार नए साल के दौरान रसोई भगवान की पूजा करता था, तो चित्र हमेशा मो चोंगयुवान द्वारा चित्रित किए जाते थे। उसे आशा थी कि भूलने की बीमारी के बावजूद वह अभी भी उन्हें चित्रित कर सकता है। जब मो चोंगयुवान को खरगोश शेड से बुलाया गया तो वह अभी भी थोड़ा चकित था। माँ, आपने मुझे बुलाया। बूढ़ी औरत मो ने कागज और ब्रश अपने सामने मेज पर रख दिया। अतीत में हमारे परिवार में रसोई भगवान की छवियां हमेशा आपके द्वारा चित्रित की जाती थी। इस बार मुझे आशा है कि आप उन्हें फिर से चित्रित करेंगे। अपनी माँ को यह कहते हुए सुनने पर कि उसने पहले परिवार के लिए किचन गॉड की छवियां बनाई थी, मो चोंगयुवान ने स्पष्ट रूप से इसे याद करने की कोशिश की। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन हाल ही में जब भी किसी ने उसे अतीत के बारे में कुछ भी बताया, जब तक वह उसे याद करने की बहुत कोशिश करता, उसे सिर दर्द होने लगता। और जितना अधिक उसने याद करने की कोशिश की, यह भावना उतनी ही गंभीर होती गई। जब ऐसा हुआ तो पांचवी भाभी हे झिरन को खोजने के लिए दौड़ेगी। पांचवें बड़े भाई के अब सचेत होने के कारण वह झिरन केवल उसकी नब्ज की जांच कर सकता था। जांच करने के बाद हे झिरन को पांचवें बड़े भाई में कुछ भी गलत नहीं मिला। अपने पिछले जीवन में एक डॉक्टर के रूप में अपने अनुभव को जोड़ते हुए उसने सोचा कि पांचवें बड़े भाई की स्थिति शायद कोई बुरी बात नहीं थी। यह संभवतः उसके मस्तिष्क में रक्त के थक्के धीरे धीरे अवशोषित हो रहे थे, यह एक संकेत था कि उसकी यादें सक्रिय हो रही थी। फिर भी उन्होंने झिरन को निर्देश दिया कि पांचवें बड़े भाई को शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखनी चाहिए और किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। देर सबेर उसकी यादें लौट आएंगी। झिरन को डर था कि अगर अगली सुबह उसके परिवार ने कोई शोर सुना तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि घर एक दूसरे के बहुत करीब बनाए गए थे और प्राचीन घर ध्वनिरोधी नहीं थे। उसने तुरंत मो जियुए को अपने साथ अंतरिक्ष में खींच लिया। अपने शरीर पर तेल के धुएं की गंध के बारे में सोचते हुए वह झिरन धोने के लिए फिर से बाथरूम में चली गई। मो जियुए आज विशेष रूप से चिपकू थे। उसकी पत्नी जहां भी जाती वह उसका पीछा करता। उसने यहां तक दावा किया कि उसकी पत्नी ने आज कड़ी मेहनत की है और वो नहाने के लिए उसका इंतजार करने को तैयार है। मो जियुए के सामने हे झिरन की ताकत एक छोटे सफेद खरगोश की तरह थी जो एक बड़े भूरे भेड़िए का सामना कर रहा था। वह एक पल के लिए हैरान रह गई और मो जियुए ने उसे कसकर गले लगा लिया। अचानक हुए चुंबन ने उसे कुछ हद तक तैयार नहीं किया। बाथरूम में पानी की आवाज के साथ उसका दिमाग तुरंत होंठों और जीभ के उलझाव के बीच शून्य हो गया और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से मो जियुए के नियंत्रण में था। जल्द ही वह बहुत सहयोगी हो गई और अपनी पतली गोरी गर्दन को झुकाकर उसके जंगली चुंबन को पूरा करने की पहल की। लंबे समय के बाद मो जियुए ने आखिरकार उसे जाने दिया। उसने झिरन को महसूस किया कि उसका लगभग दम घुट गया है। जैसे ही वह सांस लेने के लिए हौंफ रही थी, मो जियुए ने पहले ही किनारे पर लटके नहाने के तौलिए को पकड़ लिया था और हे झिरन के पूरे शरीर को उसमें लपेट दिया था, फिर उसे सीधे बेडरूम में ले गया। जुनून की एक रात के बाद इसका परिणाम यह हुआ कि हे झिरन अगले दिन फिर से देर से उठा। भाभियां तो जैसे इस स्थिति की आदी हो गई थी। जब भी वह दिन के उजाले में कमरे से बाहर निकलती, हर किसी की नजर अनजाने में उसके पेट के निचले हिस्से पर पड़ जाती। वह झिरन पहली बार की तरह बिना बताए 2 बार अजीब तरह से खांसा, क्योंकि वह अपने मन में जानती थी कि वह इस प्रकार की बात को जितना अधिक समझाएगी, बात उतनी ही अधिक बिगड़ जाएगी। वह 2 बार हल्के से खांसी। भाभी, कृपया ठंडे खरगोश के मांस को छोटे भागों में विभाजित करने और तेल लगे कागज में लपेटने में मदद करें। भाभियां जानती थी कि नौवीं छोटी बहन की त्वचा पतली है और वे चुपचाप उसे नहीं छेड़ती थी। नाश्ता करने के बाद मो जियुए ने एक रेस्तरां में प्रचार करने और बेचने के लिए हे झिरन को खच्चर गाड़ी से शहर में ले जाने की तैयारी की। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही दोनों खच्चर गाड़ी को गेट तक ले गए, उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी सीधे मो परिवार की ओर चली गई और गेट से लगभग 10 मीटर दूर रुक गई। तांग मिंगरुई कार से नीचे कूद गई। 9वें भाई मो और 9वीं भाभी, क्या आप बाहर जा रहे हैं? इस समय वह झिरन गाड़ी में बैठा था। परिचित आवाज सुनकर वह भी बाहर निकल आई। मैं शहर में अपना बनाया कुछ खाना बेचने की सोच रहा हूँ। थे झिरन के दिमाग में, हालांकि तांग मिंगरुई अब नीचे और बाहर था, वह अभी भी एक बड़ा व्यापारी था और उसे इस तरह के नाश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए उसने उसके साथ सहयोग करने के बारे में नहीं सोचा। अप्रत्याशित रूप से तांग मिंगरुई ने बहुत रुचि दिखाई। 9वीं भाभी ने न जाने कैसे कैसे व्यंजन बनाए हैं। क्या मैं देखूं? देखना तो दूर, स्वाद भी ले सकते हो। उन्होंने झिरन ने गाड़ी से सीधे ठंडे खरगोश का एक पैकेज निकाला और तांग मिंगरुई को सौंप दिया। यह मेरे अपने परिवार द्वारा पाले गए खरगोश के मांस से बनाया गया है।
भाई टैंग, कृपया पहले इसे आजमाएं। तांग मिंगरुई ने ऑल पेपर पैकेज खोला और खरगोश के मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। उनकी प्रतिक्रिया मो परिवार की पिछली रात जैसी ही थी। उसका मुंह तीखेपन से सुन्ना हो गया था, लेकिन फिर भी वह खाना जारी रखना चाहता था। लगातार 3 टुकड़े खाने के बाद तांग मिंगरुई आखिरकार रुक गई। वह जानता था कि मो परिवार की 9वीं भाभी का अंतिम फैसला था, इसलिए उसने सीधे तौर पर मो जियुए को नजरअंदाज कर दिया। 9वीं भाभी, यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। आप मेरा सहयोग क्यों नहीं करती? झीरन को उम्मीद नहीं थी कि तांग मिंगरुई को इस तरह के नाश्ते में दिलचस्पी होगी। वैसे भी किसी भावी बिजनेस टाइकून के साथ सहयोग करना उसके लिए स्वयं शहर जाकर इसका प्रचार करने की तुलना में अधिक सुविधाजनक होगा। भाई टैंग, कृपया अंदर आएं। हम सहयोग के विवरण पर चर्चा कर सकते हैं। तभी तांग मिंगरुई को एहसास हुआ कि वह असभ्य था, लोगों को अपने दरवाजे पर व्यंजनों का स्वाद लेने से रोक रहा था। ठीक है, कहते हुए उनका चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। मो जियुए खच्चर गाड़ी को वापस यार्ड में ले गया और तांग मिंगरुई को अपने कमरे में ले गया। उसके वहां रहते हुए अन्य पुरुषों के मुद्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी या नहीं। खासकर इन दिनों उसने पाया था कि यहाँ के गांव वाले ऐसी चीजों पर बहुत कम ध्यान देते थे। वह स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। सभी के बैठने के बाद तांग मिंगरुई यह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकी, 9वीं भाभी, क्या इस भोजन का कोई नाम है? यह खरगोश ठंडा खाने पर बेहतर स्वाद लेता है, इसलिए मैंने इसे ठंडा खरगोश कहा। उन्होंने झिरन को समझाया। ठंडा खरगोश, अच्छा नाम, सरल, समझने में आसान और सुंदर। तांग मिंगरुई नाम की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सके। फिर उसने कीमत के बारे में पूछा। वह झिरन ठंडे खरगोश की कीमत सिर्फ इसलिए कम नहीं करेगा क्योंकि वह एक परिचित के साथ सहयोग कर रही थी। अधिक से अधिक वह बहुत अधिक लाभ नहीं कमा पाएगी। मैंने सभी ठंडे खरगोश को ऑल पेपर में लपेट दिया। भाई टैंग ने अभी जो लिया वह एक हिस्सा था। प्रति हिस्से की बिक्री कीमत 100 वेन है। अगर तांग मिंगरुई को लगता था कि यह महंगा है, तो वह खरीदारों को खोजने के लिए खुद शहर जाती थी। वैसे भी ठंडे खरगोश का एक पैकेज इस कीमत से कम नहीं होना चाहिए। तांग मिंगरुई ने अवचेतन रूप से उसके हाथ में भोजन के पैकेज को देखा। ऐसा लग रहा था मानो इससे एक प्लेट भर सकती है। उसने उन समृद्ध शहरों के बारे में सोचा जहां वह गया था, जहां एक रेस्तरां में एक सिग्नेचर डिश कई टन चांदी में बिक सकती थी। यदि ठंडे खरगोश की एक प्लेट परोसी गई, तो न्यूनतम बिक्री मूल्य संभवतः 1 या 2 टन चांदी से अधिक होगा। यह एक अच्छा सौदा था। हालांकि तांग परिवार ने मना कर दिया, फिर भी वे कई बड़े व्यवसायियों को जानते थे, जिनके पास रेस्तरां थे, जैसे यूनचेन के निकटतम प्रांत में सबसे बड़ा रेस्तरां, जिसका मालिक उसके पिता से परिचित था। इतना बढ़िया खाना, जो शायद दुनिया में इकलौता था, अगर वह उन्हें देता तो शायद हॉट केक की तरह बिकता। ठीक है, सिस्टर मो ने जो कहा उसके अनुसार प्रति भाग 100 वेन। मुझे उतनी ही चाहिए जितनी आपके पास यहाँ है। वह झिरन तांग मिंगरुई के बिक्री चैनलों को नहीं जानता था, न ही उसे इन चीजों की परवाह थी। बाद वाले को बचाने के लिए मोजियुए को मदद देने का उनका इरादा भविष्य के व्यावसायिक सहयोग के लिए था। हमने आज ठंडे खरगोश के 80 हिस्से तैयार किए। भाई टैंग ने एक पैकेज का स्वाद चखा है, हम वह लेंगे। हालांकि यह केवल 100 वेन थी, मेहनती है झिरन के लिए इसे स्पष्ट करना अभी भी आवश्यक था। तांग मिंगरुई भी समारोह में खड़े नहीं हुए। किसी लाभकारी व्यक्ति का व्यवसाय निपटाते समय वह कभी भी लाभ को पहले नहीं रखता था। वह बाद में भी लाभ साझाकरण अनुपात के अनुसार भुगतान करेगा। उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से मो परिवार की कुछ मदद कर सकता है। चूंकि ठंडा खरगोश अभी तक रेस्तरां में नहीं पहुंचाया गया था, तांग मिंगरुई अंतिम बिक्री मूल्य भी निर्धारित नहीं कर सका। इसलिए गुड़िया के साथ पहले के विपरीत उन्होंने 9वीं भाभी के साथ पहले से लाभ साझा करने का उल्लेख नहीं किया। ठंडे खरगोश की बिक्री निपटाने के बाद तांग मिंगरुई कुछ और लेकर आए। आज आने का उनका उद्देश्य यह देखना था कि गुड़िया का उत्पादन कैसा चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से झिरन ने गुड़ियों की संख्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, भाभी ही प्रभारी थी। इसलिए वह अपनी बड़ी भाभी से गुड़ियों की संख्या पूछने के लिए बाहर गई। सबसे बड़ी भाभी ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जी और फैंग परिवार की महिलाओं के साथ मिलकर कुल 150 गुड़िया बनाई हैं। थे झिरान ने तांग मिंगरुई को संख्याएं बताई। यह सुनकर कि वहां बहुत सारी गुड़ियाएं थीं और वह ठंडे खरगोश को बेचने के लिए प्रांत में जाने के लिए उत्सुक था, तांग मिंगरुई ने गुड़ियों और ठंडे खरगोश को एक साथ लेकर सबसे तेज गति से वेस्टरिज गांव छोड़ दिया। भुगतान के मामले में उनके बीच एक मौन समझ बन गई थी, माल बेचने के बाद समझौता होगा।
वह झिरन भी इसका आदी हो गया था और पैसे इकट्ठा करने में जल्दबाजी नहीं करता था। हे झिरन का मानना कि एक बार ठंडा खरगोश का मांस रेस्तरां में पहुंच गया तो यह निश्चित रूप से एक गर्म बिक्री वाला व्यंजन बन जाएगा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो तांग मिंगरुई कल उसके दरवाजे पर सामान मांगने आएगी। यह सोचने पर हे झिरन ने तुरंत पांचवें भाई को अन्य 10 नर खरगोशों का वध करने के लिए सूचित किया। हे झिरन को निर्देश दिए बिना भाभियों ने तैयारी शुरू करने के लिए रसोई में प्रवेश करने की पहल की। निश्चित रूप से, जैसा कि हे झिरन ने उम्मीद की थी, तांग मिंगरुई अगले दिन जल्दी आ गया। एक बार जब ठंडा खरगोश का मांस प्रीफेक्चर में पहुंचाया गया तो उन्होंने कुछ देर वहां देखा और पाया कि भोजन करने वालों ने इसका गहरा स्वागत किया। इतना ही नहीं, बल्कि रेस्तरां ने कोल्ड रैबिट मीट की एक प्लेट 4 टन चांदी की आसमान छूती कीमत पर भी बेची। बेशक, कोल्ड रैबिट मीट को इतनी ऊंची कीमत पर बेचने वाले रेस्तरां का तांग मिंगरुई से बहुत लेना देना था। उन्होंने कोल्ड रैबिट मीट की प्रत्येक सविंग को 2 टन चांदी में बेचा। रेस्तरां ऐसी जगहें थी जो कम से कम 50-50 मुनाफा बांटती थी। यदि वे प्रत्येक प्लेट को 4 टन चांदी के लिए नहीं बेचते तो ऐसा लगता कि वे कोई लाभ नहीं कमा रहे थे। इसके बावजूद कोल्ड रैबिट मीट के लिए तांग मिंगरुई के प्रचार प्रयास बेहद सफल रहे। उनके रेस्तरां के मालिक बॉस ने यह भी व्यक्त किया कि ऐसे व्यंजनों के लिए तांग मिंगरुई जितना भी लाए वह उतना ही चाहते थे। इसलिए तांग मिंगरुई घर गए बिना ही रातों रात यानचेंग वापस आ गई और सीधे मो परिवार के निवास की ओर चली गई। मो परिवार के निवास पर पहुंचने पर उन्होंने सीधे हे झिरन को 80 टन चांदी दी, जो कि उसने मूल रूप से बेचने की योजना बनाई थी, उससे 10 गुना। अपने सामने इतनी चमकदार चांदी देखकर हे झिरन आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, भाई टेंग, इसका क्या मतलब है? तांग मिंगरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रति सेवारत 2 टन चांदी के हिसाब से ठंडा खरगोश का मांस बेच रहा हूं। अब से नौवीं भाभी के साथ किसी भी व्यावसायिक सहयोग के लिए, जहां तक सक्षम हूं, मैं आपके साथ लाभ को समान रूप से विभाजित करने की पूरी कोशिश करूंगा, 50-50। इस समय तांग मिंगरुई को अभी भी नहीं पता था कि उसके आज के आभारी शब्द भविष्य में उसके मुनाफे को कितना कम कर देंगे। हालांकि तांग मिंगरुई के लिए यह बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार भविष्य में उनका व्यवसाय पूरे देश में होगा और मो परिवार के साथ सहयोग केवल एक हिस्सा था। तांग मिंगरुई को स्वेच्छा से इस तरह की लाभ साझा करने की विधि का प्रस्ताव करते देख हे झिरन ने इनकार का कोई संकेत नहीं दिखाया। हालांकि उसके स्थान में अनगिनत चांदी थी जिसका उपयोग कई जन्मों में नहीं किया जा सकता था। अत्यधिक बोझिल होने के कारण अधिक चांदी से कौन इनकार करेगा। 80 टन चांदी निकालने के बाद तांग मिंगरुई ने भरवा जानवरों को बेचने से हुआ कुछ मुनाफा भी सौंप दिया। बड़ी मात्रा में भरवा जानवरों के साथ और खुद के लिए अधिक लाभ चाहने के कारण स्वाभाविक रूप से उसके पास कोल्ड रैबिट मीट जैसी धमाकेदार बिक्री की गति नहीं होगी। इसलिए हे झिरन को दिया गया आज का हिस्सा भरवा जानवरों के विभाजित मुनाफे का केवल एक हिस्सा था। फिर भी हे झिरन के लिए यह अभी भी एक बड़ी आय थी। तांग मिंगरुई को कोल्ड रैबिट मीट देने के लिए प्रीफेक्चर जाने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने विदाई ली और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के बाद जल्दी से चले गए। तांग मिंगरुई को विदा करने के बाद हे झिरान ने भाभियों को कोल्ड रैबिट मीट बनाने का निर्देश देना जारी रखा। घर के सभी घरेलू मामले हे झिरन द्वारा संभाले जाते थे। मो जियुलियांग हाओ और अन्य लोगों को उन ग्रामीणों के साथ बंजर भूमि में चट्टानों को साफ करने के लिए ले गए। लगातार 5 दिनों तक व्यस्त रहने के कारण न केवल बंजर भूमि की ठीक से देखभाल की गई, बल्कि उन दयालु ग्रामीणों ने स्वेच्छा से खरपतवार निकालने में भी मदद की। यह बंजर भूमि अगले वर्ष वसंत ऋतु में जुताई के बाद रोपण के लिए तैयार हो जाएगी। बंजर भूमि के साथ मामले खत्म करने के बाद मो जियुए ने फिर भी आराम नहीं किया। उन्होंने पहाड़ की तलहटी में सभी जीर्ण शीर्ण घरों को पूरी तरह से तोड़ने के साथ साथ सभी मलबे को साफ करने के लिए प्रतिदिन 20 सिक्कों के वेतन पर ग्रामीणों को नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न निर्माण सामग्री खरीदने की भी व्यवस्था की। इस समय घर के सभी नर खरगोश जिनका वध किया जा सकता था, खत्म हो चुके थे। कोल्ड रैबिट मीट व्यवसाय को जारी रखने के लिए उन्हें नए साल के बाद तक इंतजार करना होगा, जब युवा खरगोश वयस्क हो जाएंगे। इस बीच खरगोश फर का पहला बैच भी संसाधित और पूरा हो गया। उन्होंने झिरन ने ताओबाओ ऑनलाइन स्टोर से डाई खरीदी और खरगोश के फर को सुंदर रंगों में रंगा। खरगोश का फर चमकीले रंगों में रंगे जाने के बाद स्पर्श करने पर नर्म और कोमल महसूस होता है, जो कि पारंपरिक कठोर एहसास के बिल्कुल विपरीत होता है जिसकी लोग कल्पना करते हैं।
इस खूबसूरत खरगोश के फर से क्या बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात करने से पहले बस रंगों को देखकर वे निश्चित रूप से ग्रेट शून राजवंश की राजधानी के भीतर भी एक दुर्लभ खोज थे। अपने पिछले जीवन में कई युवा लड़कियां खरगोश के फर से बने लंबे कान वाले खरगोश पेंडेंट खरीदती थी। लंबे कान वाले खरगोशों की मूर्खतापूर्ण और सुंदर उपस्थिति बेहद प्यारी थी, साथ ही चमकीले रंगों की विस्तृत विविधता के कारण इसने खरीदारों को चयन में बड़ी संख्या में विकल्प दिए और यह खरगोश फर लंबे कान वाले खरगोश पेंडेंट के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक था। इसलिए उसने भरवा खरगोश पेंडेंट बनाने के लिए खरगोश के फर का उपयोग करने की योजना बनाई। खरगोश के फर को प्रकाश संवेदनशीलता के मुद्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे भविष्य में घर पर खरगोश पालन का दायरा बढ़ा, अधिक से अधिक खरगोश फर होगा, यह मानते हुए कि इससे आलीशान भरवा जानवरों की तरह रुक रुक कर होने वाली आपूर्ति से तय होने वाले व्यवसाय की स्थिति पैदा नहीं होगी। उसने झिरन ने उसके स्थान का खाका तैयार किया, फिर भाभियों को ढूंढने के लिए रंगीन खरगोश का फर लाया। वह विचार और डिजाइन तो ला सकती थी, लेकिन उसकी व्यवहारिक क्षमता में कुछ कमी थी। इतने अच्छे खरगोश के फर के साथ उसने खुद इसे लापरवाही से संभालने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह सामग्री को बर्बाद कर देगी और वह कितनी बर्बादी होगी। सभी भाभियां एक साथ एकत्रित होकर भरवा जानवर बना रही थी। जब उन्होंने सबसे छोटी भाभी को बहुरंगीन रोएदार सामान के ढेर में ले जाते देखा, तो पहली नजर में वे पहचान नहीं पाए कि यह खरगोश का फर है। दूसरी भाभी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और उसके हाथ से सामान लिया, साथ ही पूछा, सबसे छोटी भाभी, यह है? इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सबसे छोटी भाभी, यह खरगोश का फर है ना? थे झिरन ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने इन खरगोशों के फर को रंगने के लिए पश्चिमी लोगों से खरीदे गए रंगों का उपयोग किया है, और रंग काफी अच्छे हैं। मुझे आलीशान खिलौनों की एक नई शैली की प्रेरणा मिली और मैं चाहता था कि भाभियां इन्हें बनाने का प्रयास करें। यह सुनकर कि रंगीन खरगोश के फर का उपयोग आलीशान खिलौने बनाने के लिए भी किया जा रहा है, अन्य भाभियों ने एक के बाद एक उन्हें घेर लिया और देखने के लिए एक टुकड़ा उठाया। सबसे छोटी भाभी, इतने सुंदर रंगों के साथ उन्हें चमड़े के कपड़े में बनाना भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी भाभी टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। अपने मन में उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि खरगोश फर के कपड़े बनने के बाद कैसे दिखेंगे। सातवीं भाभी बोली, इतने सुंदर रंगों के साथ उनसे बनी कोई भी चीज वास्तव में अच्छी लगेगी। बेशक वह झिरन जानता था कि खरगोश के फर से बने चमड़े के कपड़े बेहद खूबसूरत लगते हैं। हालांकि यह उनकी आंखों के सामने खरगोश के फर जैसा नहीं था। यदि उसे ठीक से याद है तो उसके पिछले जीवन में लोगों ने जो खरगोश के फर के कपड़े पहने थे, वे इरमिन के फर का उपयोग करके बनाए गए थे। चूंकि भाभियां चमड़े की पोशाकें बनाने को लेकर उत्साहित थीं, घर के पुनर्निर्माण के बाद वह प्रजनन स्टॉक में इरमिन खरगोशों को बढ़ाने पर विचार कर सकती थी। अभी घर में प्रजनन स्थल का विस्तार करने की क्षमता नहीं थी, उन्हें पहले कुछ खरगोश फर से भरे खिलौने बनाने से संतुष्ट होना चाहिए। हालांकि अनगिनत चांदी थी जिसे कई जन्मों तक उसके स्थान पर खर्च नहीं किया जा सका, हे झिरन को लगा कि घर में कई महिलाएं आश्रित थीं। प्राचीन और वर्तमान विचारों के अनुसार किसी स्थान पर जितनी अधिक महिलाएं होंगी, दुर्भावनापूर्ण अंतर्धाराओं और जटिल योजनाओं के लिए यह उतना ही आसान होगा। दूसरी ओर, यदि सभी के पास व्यस्त रहने के लिए अपने अपने मामले हों, तो अनावश्यक बातों पर अधिक सोचने का समय नहीं होगा, जो सद्भाव के लिए सहायक होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि भविष्य में सभी भाभियों के पास अपने अपने कौशल होंगे, ताकि विधवा के रूप में भी वे स्वतंत्र रूप से अपना समर्थन और आचरण कर सकें। अपने भटकते विचारों को वापस लाते हुए, हे झिरन ने वो रेखाचित्र निकाले जो उसने बनाए थे। भाभी, देखो, यह खरगोश फर का पेंडेंट है जिसे मैंने डिजाइन किया है। आइए पहले उन्हें बनाने का प्रयास करें। सामग्री को बर्बाद करने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी खरगोश फर हमारे परिवार के स्वयं के उत्पादन से हैं। छठी भाभी, जो अधिक चौकस थी, ने तुरंत एक नजर में आरेख की विशिष्टता को नोटिस किया। सबसे छोटी भाभी, आपके डिजाइन के आधार पर इस आलीशान खिलौने के पेंडेंट का आकार केवल हथेली के आकार का होना चाहिए, है ना? जैसा कि उसने कहा, पांचवें भाई मो चोंगयुवान ने असहज महसूस करने पर खुद को कुछ भी याद करने से रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि आज की स्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। मो चोंगयुवान को सहज ही रसोई भगवान की छवि को चित्रित करने के अतीत की याद आ गई और उसके सिर में फिर से दर्द होने लगा। पिछले सिरदर्दों के विपरीत, जैसे ही रसोई भगवान की छवि उसके दिमाग में कौंधी, उसके सिर में दर्द हुआ जैसे कि वह फट जाएगा। इस अचानक तीव्र दर्द ने मो चोंगयुवान को परेशान कर दिया।
उनके सुंदर और मजबूत नैन नक्श एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए थे। अपने बेटे को इस तरह देखकर बूढ़ी महिला मो ने तुरंत चिंता से पूछा, चोंगयुवान, क्या आपका सिर फिर से दर्द कर रहा है? उसकी भाभियां भी उसे आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि मो चोंगयुवान की वर्तमान स्थिति काफी भयावह थी। उसके माथे की नसें उभरी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी मां और घर की महिलाओं को चिंता न करने के लिए मो चोंगयुवान ने कठिनाई से कहा, मैं ठीक हूं। मो चोंगयुवान पहले से ही बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे किचन गॉड की छवि के बारे में कुछ भी याद न आए, लेकिन उसके सिर में अभी भी इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो नियंत्रण खो रहा है। यह देखकर दूसरी भाभी घबराकर बाहर भागी, मैं नौवीं भाभी को बुलाने जा रही हूँ। जब हे झिरन को दूसरी भाभी ने खींच लिया, तो उसने देखा कि मो चोंगयुवान ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था, उसका शरीर पहले से ही दर्द से मरोड़ रहा था। बिना किसी देरी के हे झिरन ने जल्दी से अपने कपड़ों से चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें मो चोंगयुवान के कई एक्यूपॉइंट्स में डाल दिया। कुछ ही देर में मो चोंगयुवान शांत हो गया और फिर बेहोश हो गया। बुढ़िया मो अभी भी अपने बेटे की हालत देखकर चिंतित थी। उसने उत्सुकता से पूछा, हे शी, वास्तव में आपके पांचवें भाई के साथ क्या हो रहा है? केवल उसकी नब्ज देखकर इस समय मो चोंगयुवान की स्थिति का पता लगाना कठिन होगा। माँ, मुझे पांचवें भाई की स्थिति के बारे में और जांच करने की जरूरत है। मैं मदद के लिए अपने पति को बुलाने जा रही हूँ। बेशक, मो जियुए को आने के लिए कहने का उसका मुख्य उद्देश्य मो चोंगयुवान को उसके व्यक्तिगत आयाम में लाने के लिए कवर प्रदान करना था। मो जियुए को पहाड़ की तलहटी में निर्माण सामग्री पहुंचाई जा रही थी। अपनी पत्नी को आते देखकर उसने अपना काम बंद कर दिया और उसका स्वागत करने चला गया। रनरान, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने झिरन ने मो जियुए को अपने साथ खींच लिया, पहले मेरे साथ घर वापस आओ। पांचवें भाई की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ जांच करने के लिए उसे अपने आयाम में लाने की योजना बना रहा हूं। इससे अधिक कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मो जियुए समझ गए कि उनकी पत्नी ने उन्हें वापस क्यों बुलाया। गांव के चारों ओर इतनी सारी निगाहें होने के कारण मो जियुए अपने हल्केपन कौशल का खुलकर उपयोग नहीं कर सका। दंपत्ति जल्दी से हाथ में हाथ डाले घर वापस भागे। कमरे में वापस, चाहे अन्य लोग इस बात पर आश्चर्य क्यों न करें कि उन्हें रहने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, मो जियुए ने निर्णायक रूप से सभी को बाहर भेज दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने हे झिरन की ओर थोड़ा सिर हिलाया। हे झिरन ने मो चोंगयुवान को अपने आयाम स्थान में लाया। एक त्वरित जांच के बाद वह प्रसन्न भाव के साथ कमरे में फिर से प्रकट हुई। उसकी अभिव्यक्ति देखकर मो जियुए एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर पूछा, रनरान, क्या पांचवा भाई अपनी यादें वापस पाने जा रहा है? उन्होंने झिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी फिफत ब्रदर को चेकअप करने में मदद की है। मैंने पाया कि उसके सिर में रक्त के थक्के लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो गए हैं। अगर कुछ भी गलत नहीं होता है, तो उसकी यादें ठीक होने में सक्षम होनी चाहिए। यह सुनकर मो जियुए बहुत खुश हुए। वो तुरंत परिवार को खुशखबरी बताने के लिए बाहर भागा। जल्द ही बूढ़ी औरत मो महिलाओं के साथ कमरे में वापस आ गई। बूढ़ी महिला मो ने उत्साह से हे झिरन का हाथ पकड़ लिया, क्या यह सच है कि आपका पांचवा भाई अपनी यादें वापस पाने जा रहा है? उसने झिरन ने बदले में बूढ़ी औरत मो का हाथ पकड़ लिया। माँ, अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो पांचवें भाई को जागने पर सब कुछ याद आ जाएगा। बूढ़ी महिला मो के बगल में खड़ी पांचवी भाभी अपने पति की हालत के बारे में सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति आखिरकार बेहतर हो रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में उन्हें अब मेरे लिए अजनबी जैसा महसूस नहीं होगा? यह सोचकर पांचवी भाभी को बहुत दुख हुआ। हालांकि उनके पति अभी भी जीवित थे, उन दोनों के बीच हमेशा औपचारिक बातचीत होती थी, जैसे कि वे केवल परिचित हों। यह उससे बिल्कुल अलग था कि वह कितना स्नेही हुआ करता था। पहले जैसे ही चेहरे का सामना करना, लेकिन पिछली निकटता के बिना पांचवी भाभी को अंदर से खालीपन महसूस हुआ। अगर उसे नहीं पता होता कि उसका पति इतना ठंडा है क्योंकि उसकी यादें खो गई हैं, तो पांचवी भाभी को आश्चर्य होता कि क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब नौवीं भाभी ने कहा कि उसके पति के जागने के बाद उसकी यादें वापस आ जाएंगी। अंततः वह अपने पति के साथ फिर से अंतरंग हो सकी। अब से वे 1 या 2 बच्चे पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और यह जीवन पर्याप्त होगा। हालांकि जांच से पता चला कि पांचवें भाई के सिर में रक्त के थक्के पूरी तरह से अवशोषित हो गए थे, फिर भी हे झिरन ने बहुत अधिक आराम करने की हिम्मत नहीं की। वह बिस्तर पर बेहोश आदमी पर कड़ी नजर रखती थी, उम्मीद करती थी कि पांचवें भाई के जागने के बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था। लगभग आधे घंटे के बाद मो चोंगयुवान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली।
हालांकि जिस सुखद आश्चर्य की हर कोई प्रतीक्षा कर रहा था, उसके बजाय जिस चीज ने उनका स्वागत किया वो मो चोंगयुआन की अत्यंत पीड़ादायक अभिव्यक्ति थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बूढ़ी महिला मुंह ऊपर गई और धीरे से पूछा, चोंगयुआन, आप कहाँ असहज महसूस कर रहे हैं? इस समय मो चोंगयुआन की नजर दूर थी। उसने अपनी मां को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चेतना पूरी तरह अतीत की पीड़ा में डूबी हुई थी। उसे तब याद आया जब वह अपने लोगों को दक्षिणी सीमा सेना के अवशेषों का पीछा करने के लिए ले गया था। वे गलती से एक छिपी हुई घाटी में प्रवेश कर गए थे। वह असहाय होकर देखता रहा कि उसके लोग बाणों की वर्षा से मारे गए। तभी जिस घोड़े पर वह सवार था वह अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। ये सोचते हुए मो चोंगयुआन ने उस अपमानजनक अतीत को याद करने को तैयार न होते हुए फिर से अपना सिर पकड़ लिया। हालांकि जितना अधिक वह इससे बचने की कोशिश करता था, उतने ही अधिक ये दृश्य सामने आते थे और उसे इसका सामना करने के लिए मजबूर कर देते थे। ट्रिनरान, पांचवें भाई के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? मो जियुए ने उत्सुकता से अपनी पत्नी से पूछा। पांचवें भाई के राज्य का सामना करते हुए हे झिरन को भी नुकसान हुआ। उनके अनुसार उनके क्षेत्र में उन्नत उपकरणों की जांच के नतीजे गलत नहीं हो सकते। जागने के बाद पांचवें भाई ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? वह झिरन पांचवें भाई की नब्ज लेने के लिए ऊपर गया, लेकिन उसने हठपूर्वक दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ लिया, पूरी तरह से असहयोगी। मो जियुए ने जबरदस्ती उसकी एक बांह पकड़ ली और उसे उसके सिर से दूर कर दिया। मौका पाकर हे झिरन ने अपनी उंगलियां पांचवें भाई की नाड़ी पर रख दी। पांचवें भाई की नाड़ी पूरी तरह से सामान्य है। यह न केवल सामान्य था बल्कि बहुत स्वस्थ भी था। लेकिन पांचवें भाई की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा है। मो जियुए ने हैरानी से पूछा। कुछ देर सोचने के बाद हे झिरन ने अनुमान लगाया, मुझे संदेह है कि पांचवें भाई को कुछ अपमानजनक यादें याद आ गई हैं, यही कारण है कि वह इस तरह का व्यवहार करेगा। शर्मनाक यादें। मो परिवार की समझ में मो चोंगयुआन का व्यक्तित्व आशावादी था। साथ ही युद्ध में अपनी मृत्यु से पहले उसे किसी अपमानजनक चीज का सामना नहीं करना पड़ा। क्या यह वह दृश्य हो सकता है जब वो युद्ध में मर गया? या हो सकता है कि पकड़े जाने के बाद उसे कोई अमानवीय यातना सहनी पड़ी हो? ये सभी के मन में सिर्फ अनुमान थे। केवल मो चोंगयुआन ही वास्तविक उत्तर जानता था। इस पांचवें भाई का सामना करते हुए हे झिरन को भी थोड़ा नुकसान हुआ। जाहिर है वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था। वह उसे सुइयों से बेहोश नहीं कर सकती थी। वह पूरी तरह से बेकार होगा। जो चीजें अतीत में घट चुकी हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। इस मानसिक दानव पर केवल स्वयं पर भरोसा करके ही काबू पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और तरीका था, जो था उसे उसके प्रियजनों के माध्यम से जगाना। प्रियजनों द्वारा यह स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसे वह अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानता है। टी झिरन ने बूढ़ी औरत मो और पांचवी भाभी की ओर देखा। माँ, पांचवी भाभी, पांचवें बड़े भाई को अतीत की कुछ सुखद बातें बताने का प्रयास करें और देखें कि क्या आप उसे उसके दर्द से बाहर ला सकती हैं। नौवीं छोटी भाभी की बातें सुनकर पांचवी भाभी को अब दिखावे की परवाह नहीं रही। उसने अपने जूते उतार दिए और चिमनी के पास के कान पर चढ़ गई, जबकि बूढ़ी महिला मो दूसरी तरफ बैठी थी। सास और बहू ने पांचवें बड़े भाई की बाएं और दाएं दोनों ओर से बाहें पकड़ ली। चोंगयुआन, क्या तुम्हें अभी भी याद है जब तुम 16 साल के थे? माँ को चेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी पसंद आ गई थी और वो तुम्हारी शादी की व्यवस्था में मदद के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन तुमने चाहे जो भी हो, मना कर दिया। बाद में माँ के बार बार पूछने पर तुमने कहा कि तुम्हें एक लड़की पसंद है। यह सुनकर पांचवें बड़े भाई की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति बहुत शांत हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह जियाजिया है। मुझे जियाजिया पसंद थी, इसलिए मैं चेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था। जब पांचवी भाभी ने अपने पति को अपना नाम कहते हुए सुना, तो उसके चेहरे से मोतियों की टूटी हुई डोरी की तरह आंसू फिर बह निकले। उसने मो चोंगयुआन की बांह को कसकर गले लगाया और रोते हुए कहा, पति, मुझे देखो, मैं जियाजिया हूँ। ऐसा लगा जैसे मो चोंगयुआन ने एक परिचित आवाज सुनी हो और उसने सहज रूप से अपनी रोती हुई पत्नी की ओर देखा। जब उनकी नजरें मिली, तो पांचवें बड़े भाई ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। जियाजिया, मेरी जियाजिया। पांचवी भाभी अब बेकाबू होकर सिसकियां ले रही थी। पति, पति, तुम्हें मेरी याद है ना? इस समय अपनी प्यारी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर मो चोंगयुआन अब सच्चाई से बच नहीं सकता था। हाँ, मुझे याद है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जियाजिया। यह दृश्य देखकर परिवार की महिलाएं अपने आंसू पोंछने लगी। आठवीं भाभी अब भी बेहतर कर रही थी।
मो चौहान ने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी, इसलिए उसने उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया और युगल अब और भी अधिक स्नेही थे। एकमात्र अफसोस इस बात का था कि उनके अभी तक कोई संतान नहीं थी। हालांकि तीसरी भाभी को पता था कि उसका पति अभी भी जीवित है, लेकिन इसे अभी तक परिवार में सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके अलावा उससे संक्षिप्त मुलाकात के बाद उसका पति चला गया था और उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ है, इसलिए उसका दिल हर दिन चिंतित रहता था। पांचवें बड़े भाई और पांचवी भाभी को देखकर तीसरी भाभी को अपने पति की और भी अधिक याद आने लगी। बाकी भाभीियों की भावनाएं बिल्कुल अलग थी। उन्होंने सपना देखा कि उनके पति भी मृतकों में से वापस आ सकते हैं। मो चोंगयुआन और उसकी पत्नी को फिर से एक साथ देखकर उन्हें बेहद ईर्ष्या हुई। मो हन्यू ने बूढ़ी महिला मो की बांह खींची और रोते हुए कहा, माँ, पांचवें बड़े भाई को अब सचमुच याद आ गया है। बूढ़ी औरत मो ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया, हाँ, उसे याद है। काफी देर बाद आखिरकार सभी लोग थोड़ा शांत हुए। पांचवें बड़े भाई के पहली बार जागने पर उसके भावनात्मक विस्फोट को ध्यान में रखते हुए सभी ने चुपचाप उससे उसके अतीत के बारे में पूछने से परहेज किया। मो चोंगयुआन को भी अपनी स्थिति का पहले ही एहसास हो गया था, लेकिन अपनी पत्नी और मां से बातचीत के बाद उनकी भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं। अब उस अपमानजनक अतीत को याद कर वह उसे सहने में सक्षम लग रहा था। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और कहा, उस समय मैं लापरवाह था और दक्षिणवासियों की भयावह योजना के कारण उनके जाल में फंस गया और सभी प्रकार की यातनाएं झेली। बोलते समय सभी की निगाहें मो चोंगयुआन पर पड़ी। वे जानते थे कि वह उस अनुभव को फिर से बताने जा रहे हैं। पांचवें बड़े भाई ने आगे कहा, उस वर्ष मैंने पीछे हट रहे दक्षिणी लोगों का पीछा करने के लिए पुरुषों के एक समूह का नेतृत्व किया, लेकिन गलती से उनके घात में गिर गया। मैं जिन लोगों को लाया उनमें से कई लोग उनके अराजक तीरों से मारे गए। मैं उन्हें बचाने जाना चाहता था, लेकिन मेरा अकेला घोड़ा भयभीत था और पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर था। अपनी घबराहट में इसने मुझे घाटी में गहराई तक पहुंचा दिया। जैसे ही मुझे खतरे का एहसास हुआ और मैं भागने के लिए घोड़े को छोड़ने ही वाला था, अचानक एक सफेद धुआं दिखाई दिया और मैं तुरंत बेहोश हो गया। जब मैं दोबारा उठा तो मुझे जेल की कोठरी में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उस समय मैं महसूस कर सकता था कि मेरा दिमाग कभी कभी स्पष्ट और कभी कभी बहुत धुंधला होता था। यह सुनकर मो जियुए की आंखें लाल हो गई थी। वह जानता था कि इस समय पांचवें बड़े भाई को जहर दिया गया था। पांचवें भाई, क्या आप जानते हैं कि आपको किसने जहर दिया? मैं उस व्यक्ति की शक्ल साफ तौर पर नहीं देख सका, लेकिन मुझे अभी भी उसकी टोपी के नीचे से निकले सफेद बालों की एक लटकी ताजा याद है। सफेद बालों के ताले के बारे में सुनकर मो जियुए और हे झिरन दोनों ने तुरंत एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा, वह रहस्यमय व्यक्ति जो क्लाउडली का गुरु था, जैसा कि नानरुई ने कहा था। अब परिवार में कई जीवित बड़े भाइयों का गायब होना उस आदमी से संबंधित था। उन्हें नहीं पता था कि वह रहस्यमय आदमी मो परिवार के प्रति इतना जुनूनी क्यों था। मो जियुए स्पष्ट रूप से जानते थे कि अब कारणों की जांच करने का समय नहीं है। वह और अधिक जानना चाहता था कि उसके बाद पांचवें बड़े भाई के साथ क्या हुआ। फिर क्या हुआ? बाद में उस आदमी ने मेरे सामने एक सफेद चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। जैसे ही उसने स्टॉपर हटाया, अंदर से एक कीड़ा उड़ गया। मुझे पता था कि दक्षिणी लोगों के पास गू रेजर्स की कमी नहीं है, इसलिए मैंने तय किया कि यह अवश्य ही एक गू कीड़ा होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस कीड़े ने मेरी त्वचा को छेद दिया और मेरे शरीर में घुस गया। और मैंने महसूस किया कि मेरे मस्तिष्क में एक आवाज लगातार मुझे बुला रही थी, मुझसे वो काम करने के लिए कह रही थी जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं इसके प्रति बहुत प्रतिरोधी था और मैंने उस आवाज के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इच्छाशक्ति ने अंततः मुझे नियंत्रित करने वाली आवाज को हरा दिया और गू कीड़ा मेरी बाह में छेद करके अपने आप वापस बाहर आ गया। कुछ देर बाद वह आदमी फिर मेरे सामने आया। वह इस बात से बहुत क्रोधित था कि गू मुझे नियंत्रित करने में सफल नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि चूंकि वे मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मेरी जान नहीं लेने देनी चाहिए। कीड़े से संघर्ष करते हुए मैं अपने बंधनों से मुक्त होने की भी कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वे लोग मुझ पर हाथ रख पाते, मैं पहले ही बेताबी से एक तरफ की जंजीरों से मुक्त हो चुका था और अपने शरीर की सारी आंतरिक ऊर्जा के साथ भाग निकला था। जब तक मैं एक चट्टान पर नहीं पहुंच गया, उन्होंने लगातार मेरा पीछा किया। मैंने अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा जंजीरों को तोड़ने में खर्च कर दी थी, इसलिए दोबारा उनकी कठपुतली न बनने के लिए मैंने चट्टान से कूदने का फैसला किया। जब मैं जागा तो मैंने खुद को एक किसान परिवार के घर में पड़ा हुआ पाया और साथ ही अपनी पुरानी यादें भी खो चुका था। तभी शाम होने वाली थी।
मेरी यादों के बिना मुझे नहीं पता था कि मेरे शरीर में विषाक्त पदार्थ कब सक्रिय हुए। सौभाग्य से गिरने के कारण मेरे पैर में चोट लग गई थी। मेरा उपकार करने वाला शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इसलिए मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। लगातार 2 दिनों तक ऐसा ही रहा। इस बात से चिंतित होकर कि कहीं मैं गलती से अपने जीवन बचाने वाले उपकारी को चोट न पहुंचा दूं, मैंने उससे मुझे पहाड़ों पर लाने में मदद करने के लिए कहा। मैं बमुश्किल 1 महीने से अधिक समय तक पहाड़ों में जीवित रहा जब तक कि मेरे पैर की चोट ठीक नहीं हो गई, इससे पहले कि मैंने जाने के बारे में सोचा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं या कहां जाना है, इसलिए मैं भीड़ से दूर एक दूरस्थ जगह ढूंढना चाहता था। बाद में मैंने पहाड़ों की तलहटी में शिलिंग गांव की खोज की। इसमें ज्यादा लोग नहीं थे और एक घर था जो हवा और बारिश से बच सकता था, इसलिए मैं आपके आने तक अस्थायी रूप से वहीं बस गया। मो चोंगयुवान को अपने अनुभव सुनाते हुए मो परिवार को नफरत और दिल का दर्द दोनों महसूस हुआ, उस रहस्यमय आदमी के लिए नफरत जिसने 5वें बड़े भाई के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, और 5वें बड़े भाई के अपमानजनक कष्ट के लिए दिल का दर्द। यदि उन्हें यहाँ निर्वासित नहीं किया गया होता और यदि हे झिरान ने इलाज में मदद नहीं की होती, तो मो चोंगयुवान इस जीवन काल में कभी भी अपने परिवार के साथ फिर से नहीं मिल पाता। यह सोचकर बूढ़ी औरत मो अभी भी आशंकित थी। उनके बेटे सभी साहसी और अपने परिवार और देश की रक्षा के लिए समर्पित थे, ऐसी परिस्थितियों में समाप्त हो गए थे। मो चोंगयुवान ने अपने अनुभवों के बारे में बताना समाप्त किया, शरीर और मन में बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और उसके चेहरे से दर्द भरी अभिव्यक्ति गायब हो गई। बूढ़ी महिला मो ने अपनी आंखों के कोनों पर आंसू पोंछे और कहा, जैसा कि कहा जाता है, जो चीज आपको नहीं मारती वह आपको और मजबूत बनाती है। चोंगयुवान पहले ही इस जीवन की कठिनाइयों से गुजर चुका है और अब से उसके लिए चीजें बेहतर ही होंगी। तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो रही है, मैं यही आशा करता हूँ कि हमारा पूरा परिवार अब शांति और सुरक्षा से रह सके। माँ, अब से मैं और छोटा भाई नंबर 8 और 9 आपकी अच्छी देखभाल करेंगे, मो चोंगयुवान ने कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, मो चोंगयुवान पहले ही कांग से उठ चुका था और गंभीरता से अपनी वृद्ध माँ के सामने घुटने टेक दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले अविवाहित था और आपको चिंतित करता था। अपने बेटे को इस तरह देखकर बूढ़ी महिला मो की आंखों में ताजा आंसू आ गए और जल्द ही बाकी बहुओं की भी आंखें डबडबाने लगी। वह झिरन भी एक महिला थी और यद्यपि वह अपनी भाभीियों और मोहनियों की तुलना में मानसिक रूप से थोड़ी सख्त थी, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह पानी से बनी है। वह इस तरह के दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और सभी को जोर जोर से रोते हुए देखकर उसने सोचा कि यह जल्द ही खत्म नहीं होगा और अधिक दर्दनाक यादें सामने आ सकती हैं। तो उसने अपनी कुछ लाल आंखों को थपथपाते हुए कहा, माँ बहनों, यह अच्छा है कि 5वें भाई की यादें वापस आ गईं। क्या माँ नहीं चाहती थी कि 5वां भाई रसोई के देवता को रंग दे? लगभग दोपहर हो गई है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? बूढ़ी महिला मो भी अपनी बहू के इरादे को जानती थी और उसने अपने आंसू पोंछने का नेतृत्व किया और मो चोंगयुवान से रसोई भगवान की छवि को चित्रित करने का आग्रह किया। निश्चित रूप से मो चोंगयुवान में अविश्वसनीय साहित्यिक प्रतिभा थी और उनके द्वारा चित्रित रसोई देवता की छवि बिल्कुल शानदार थी। उसने झिरन को बेचने की कोशिश करने के लिए उसे अपनी ऑनलाइन दुकान में लगाने के लिए कुछ अन्य चीजें पेंट करने के बारे में भी सोचा। उसकी ऑनलाइन दुकान के बारे में बात करते हुए उसने इसे लंबे समय से प्रबंधित नहीं किया था, बस लापरवाही से जांच कर रही थी कि राजस्व में वृद्धि हुई है या नहीं। इसके अलावा लिटिल कलेक्टर हाल ही में चीजें खरीदने के लिए नहीं आया था, ऐसा प्रतीत होता है कि वह गायब हो गया है। हे झिरन को नए साल के आसपास के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और जब वे एक दिन पहले बाहर गए थे तो उसने और मो जियुए ने पहले ही सभी आवश्यक भोजन प्राप्त करने का ध्यान रख लिया था। अब उनका सारा मांस उसके व्यक्तिगत आयाम से आया था और उन्होंने मछली पकड़ने वाले गांव से बहुत सारा समुद्री भोजन भी खरीदा था, साथ ही कई प्रकार की सब्जियां भी तैयार की थी, जो समझ में आती थी। अब घर का सारा खाना तैयार हो चुका था, उसकी भाभीियों को चीजों को संभालने के लिए हे झिरन की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस कोई विशेष व्यंजन बनाने की जरूरत थी। बस कुछ खाली समय होने पर वह झिरन अपने कमरे में लौट आई और अपने आयाम में चली गई। भंडारण कक्ष में अभी भी डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई से ली गई बहुत सारी वस्तुएं थी, जो हालांकि शाही खजाने की चीजों जितनी मूल्यवान नहीं थी, फिर भी उनकी दुकान में टांगने लायक प्राचीन वस्तुएं थी। इन चीजों को भंडारण कक्ष में जगह लेने से रोकने के लिए हे झिरन ने हर चीज की तस्वीरें ली और बेचने के लिए उसे अपनी दुकान पर अपलोड कर दिया। जैसे ही उसने इन चीजों को व्यवस्थित करना समाप्त किया, उसके फोन स्क्रीन के नीचे का व्यक्तिगत आइकन हिल गया।
यह व्यक्तिगत आइकन हे झिरन के लिए अपरिचित नहीं था, यह कोई और नहीं बल्कि लिटिल कलेक्टर था, जो लंबे समय से गायब था। लिटिल कलेक्टर, बॉस, आप सचमुच अद्भुत हैं, आपकी दुकान में फिर से नई वस्तुएं आ गई हैं। हे झिरन, वे बस कुछ बेकार चीजें हैं। लिटिल कलेक्टर, बॉस बहुत विनम्र है, जो कुछ भी प्राचीन है उसे बेकार सामान नहीं कहा जा सकता है। वह झिरन, यह सब सापेक्ष है। यह कोई झूठ नहीं था। जब उसने अभी तस्वीरें अपलोड की, उदाहरण के लिए उन कुछ जेड आभूषणों की तरह, उनकी कीमत शाही खजाने की तुलना में आधे से भी कम थी। इससे पता चला कि डिप्टी मजिस्ट्रेट कोई सिर्फ एक देहाती जमींदार था, जिसके पास वास्तव में अच्छी चीजें थी। वह अभी भी सम्राट शुनवु था। लिटिल कलेक्टर, बॉस, आपकी दुकान में बेची जाने वाली प्राचीन वस्तुएं वास्तविक और अच्छे मूल्य की हैं। अगर मुझे अभी अपने पैसे मिल जाएं तो मैं निश्चित रूप से आपकी दुकान की हर चीज खरीद लूंगा। वह झिरन, क्या कुछ हुआ? वह बस एक नियमित ग्राहक की लापरवाही से देखभाल कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल कलेक्टर बहुत ईमानदारी से जवाब देगा। मेरा परिवार हमेशा प्राचीन वस्तुओं का व्यवसाय करता रहा है और पहले कभी पैसों की समस्या नहीं हुई। यह सिर्फ इतना था कि मैंने कुछ समय पहले 10 सेंटीमीटर चौड़ा दक्षिण सागर मोती खरीदने के लिए एक दोस्त के साथ साझेदारी की थी, जो तब चोरी हो गया था जब मैं इसे प्रदर्शित करने की व्यवस्था कर रहा था। वह मोती बहुत मूल्यवान था, जो मेरी कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा ले रहा था। चूंकि मोती मेरी निगरानी में खो गया था, इसलिए मुझे निश्चित रूप से अपने मित्र को उनके हिस्से का भुगतान करना होगा। दक्षिण सागर के मोती हे झिरन के लिए अपरिचित नहीं थे और उनका मूल्य भी बहुत भिन्न था। वह अब बहुत उत्सुक थी कि लिटिल कलेक्टर ने जो मोती खोया था वह किस प्रकार की गुणवत्ता वाला था। आपने जिस दक्षिण सागर मोती का उल्लेख किया वह कैसा था? लिटिल कलेक्टर, वह साउथ सी मोती बहुत खास था, व्यास में 10 सेंटीमीटर, बिना किसी दोष के एकदम काला। कई विशेषज्ञों ने इसका मूल्यांकन किया और निर्धारित किया कि इसका निर्माण दाशुन राजवंश के दौरान किया गया था, जो एक अत्यंत दुर्लभ प्राचीन श्रेणी का टुकड़ा था। उन्होंने झिरन ने पहले दक्षिण सागर के मोती देखे थे, लेकिन 10 सेंटीमीटर चौड़े काले मोती कभी नहीं देखे थे। जिस क्लैम ने उस तरह का मोती पैदा किया, वह अवश्य ही एक आत्मा बन गई होगी। चूंकि लिटिल कलेक्टर ने दाशुन राजवंश से उत्पन्न दक्षिण सागर के मोती का उल्लेख किया था, इसने हे झिरन की रुचि को बहुत बढ़ा दिया। आपने कहा कि यह दक्षिण सागर मोती दाशुन राजवंश से आया था। लिटिल कलेक्टर, यह सही है। विशेषज्ञों ने निर्धारित किया है कि इस मोती की उत्पत्ति दाशुन राजवंश से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मोती की भी कुछ पृष्ठभूमि है। वह झिरन और भी अधिक दिलचस्पी लेने लगा। क्या पिछली कहानी? लिटिल कलेक्टर, ऐसा कहा जाता है कि यह मोती दक्षिणी सीमा से आया था और उस समय वहां का सम्राट एक युद्ध हार गया था। सम्राट शुनवु ने प्रस्ताव रखा कि वह उस मोती को अपनी युद्ध क्षतिपूर्ति के हिस्से के रूप में उपयोग करें, लेकिन दक्षिणी सीमांत सम्राट ने हठपूर्वक इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोती दक्षिणी सीमांत की महारानी युनली की पसंदीदा संपत्ति थी और दक्षिणी सीमांत सम्राट अपनी पत्नी पर बहुत आकर्षित थे, इसलिए वह उस मोती को सौंपने के बजाय एक शहर छोड़ना पसंद करेंगे। इतिहास के इस हिस्से के बारे में हे झिरन को वास्तव में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। आखिरकार बाद की पीढ़ियों ने केंद्रीय मैदानी संस्कृति को सीखा। केवल कुछ इतिहास विशेषज्ञों ने उन प्राचीन छोटे परिधि वाले राज्यों पर गहराई से शोध किया। इसलिए उसने जो इतिहास की किताबें खरीदी उनमें भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। युनली की बात करें तो इतिहास का यह अंश उनके द्वारा भी बदला गया होगा। अगर वह यहाँ नहीं पहुंची तो मो जियुए के जीवित रहने की संभावना अधिक नहीं थी। साल्ट झील पर यूली और नान हेंग को पकड़ने और उन्हें मारने की बात तो दूर की बात है। लेकिन लिटिल कलेक्टर ने जिस दक्षिण सागर मोती का उल्लेख किया था, उसके बारे में सोचते हुए अब इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि इसे अभी भी दक्षिणी सीमा के खजाने या शाही महल में रखा जा रहा था। हे झिरन अब क्या सोच रही थी? अगर वह दक्षिणी सीमांत पर गई और लिटिल कलेक्टर को उस युग के काले दक्षिण सागर मोती की तलाश में मदद की जब वह वहां थी, फिर उसे अपनी दुकान में बेच दिया, तो क्या यह दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद कार्रवाई नहीं होगी? यह सोचते हुए उसने अस्थायी रूप से पूछा, अगर मुझे वह मोती मिल जाए तो क्या आप उसे चाहेंगे? लगभग 1 मिनट इंतजार करने और लिटिल कलेक्टर का उत्तर न देखने के बाद हे झिरन को लगा कि वह ऑफलाइन हो गया है या अभी अपना फोन नहीं देख रहा है। चूंकि यह किसी भी तरह से एक गुजरा हुआ विचार था, वह किसी और चीज का ध्यान रखने के लिए अपना फोन एक तरफ रखने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां स्क्रीन को छूती, लिटिल कलेक्टर ने उत्तर दिया, वह बहुमूल्य मोती, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी और यहां तक पुलिस को भी इसमें शामिल कर लिया, लेकिन फिर भी उसे ढूंढ नहीं सका। क्या मोती की चोरी का आपसे कोई संबंध हो सकता है?
उसने बहुत सीधे तौर पर पूछा, क्योंकि चोरी में शामिल लोगों के अलावा मोती कहाँ है, यह जानना किसी और के लिए असंभव था। झिरन को पहले से ही अनुमान लगाया था कि ऐसे शब्द कहने से दूसरे पक्ष को संदेह होगा। वैसे भी वह अब प्राचीन काल में थी। भले ही उसने सच्चाई प्रकट कर दी हो, आधुनिक विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसे पकड़ना चाहते थे, उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी के लिए यह सब लिटिल कलेक्टर की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। क्या वह विश्वास कर सकता है कि वह एक समय यात्री थी? मैं इस समय दाशुन राजवंश में हूँ। आपके खोए हुए दक्षिणी मोती के संबंध में मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करने के लिए दक्षिणी सीमा पर जा सकता हूँ। इन शब्दों ने वास्तव में लिटिल कलेक्टर को अवाक कर दिया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसने हे झिरन की दुकान से बहुत सारी वास्तविक प्राचीन वस्तुएं खरीदी थी, तो उसे यह भी संदेह हो सकता था कि उसने ऐसी बातें कहने के लिए अपना दिमाग खो दिया है। क्या वह सिर्फ शेखी बघार रही थी? पहले उसने यह भी सोचा था कि इस दुकान में दाशुन युग की इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं क्यों बेची जा रही होंगी। इसके लिए उन्होंने उसी उद्योग में अन्य लोगों से कुछ पूछताछ की थी, लेकिन किसी को भी इतने प्रभावशाली एंटीक डीलर के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। क्या इस दुकान का मालिक सचमुच समय यात्री हो सकता है? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? यह पूछे जाने पर वह झिरन हंसा। आपने मेरी दुकान में सामान देखा है? मुझे पूछने दीजिए। यहां तक एंटीक डीलरों के बीच उद्योग जगत के नेताओं के पास भी संभवतः मेरे जितनी इन्वेंट्री नहीं होगी, है ना? इसके अलावा कीमतें सबसे कम है। मेरा मानना है कि आपने मुझसे खरीदी गई प्राचीन वस्तुओं को दोबारा बेचकर काफी लाभ कमाया है, नहीं? लिटिल कलेक्टर को ये शब्द बिल्कुल उचित लगे। हालांकि उसे अब भी लगा कि समय यात्रा का वास्तव में अस्तित्व में होना असंभव है, किसी तरह वह विश्वास करने लगा था। यदि आप वास्तव में उस काले दक्षिण मोती को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं और बिक्री मूल्य उचित है, तो मेरा नुकसान निश्चित रूप से काफी कम हो सकता है। हालांकि उसे अभी भी यहाँ पैसे खर्च करने होंगे, वह पहले भी कई बार इस दुकान को संरक्षण दे चुका था। प्राचीन वस्तुओं की कीमतें बाजार मूल्य से काफी कम थी। अगर ऐसा होता तो अपने दोस्त के नुकसान की आधी भरपाई करने की तुलना में उसे यहाँ कम कीमत पर खरीदना अधिक लागत प्रभावी होता। जब भविष्य में दक्षिणी मोती को फिर से प्रदर्शित किया गया और ऊंची कीमत पर नीलाम किया गया, तो कम से कम उसे इस सौदे से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी कोई विकल्प नहीं था, या तो अपने दोस्त के नुकसान की भरपाई करें या दुकान के मालिक के साथ यही जुआ खेलें। चूंकि यह मामला है, मुझे उस दक्षिणी मोती की खोज में मदद करने के लिए आपको परेशान करना होगा। झिरन ने लिटिल कलेक्टर के विचारों का अनुमान लगाने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी वह झूठ नहीं बोल रही थी। जहां तक यह बात है कि वह दक्षिण मोती पा सकेगी या नहीं, यह केवल भाग्य पर निर्भर करेगा। इसके अलावा उसने केवल साउथ पल से मिलने वाले पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक समय यात्री के रूप में अपनी पहचान प्रकट करने का विकल्प चुना था। उसकी दुकान में बिक्री के लिए बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं लटकी हुई थी, यहां तक कि उस दक्षिणी मोती के बिना भी वह बहुत कुछ कमा सकती थी। झिरन का मुख्य लक्ष्य यह था कि भविष्य में उसे कुछ आधुनिक वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है जिन्हें ताओबाओ मॉल पर नहीं खरीदा जा सकता है। यदि लिटिल कलेक्टर उसकी मदद कर सके तो उनका सहयोग पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा। मैं अभी दक्षिणी सीमा से बहुत दूर हूं और नया साल लगभग आ गया है। अगर मैं वहां जल्दी भी पहुंचूं तो भी शायद 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। क्या वह समय पर होगा? लिटिल कलेक्टर, मेरे दोस्त ने मुझे पैसे जुटाने के लिए 3 महीने का समय दिया। इसे 3 महीने के भीतर प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। झिरन, 3 महीने का समय पर्याप्त है। मुझे दक्षिणी मोती मिल सकता है या नहीं, मैं आपको यहां सूचित करूंगा। लिटिल कलेक्टर, अच्छा, मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। झिरन, हालांकि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। लिटिल कलेक्टर, तुम्हें मुझसे क्या करने की जरूरत है? वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि वह आधुनिक समय में रहने वाला कोई व्यक्ति उसकी कैसे मदद कर सकता है। झिरन, दक्षिण सीमा की सड़क लंबी और कठिन है। यदि कोई हेलीकॉप्टर या ऑफ रोड वाहन होता तो बहुत अच्छा होता। उसने सोचा था कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण सीमा तक की दूरी यहां से राजधानी शहर तक की दूरी के बराबर थी। तेज घोड़ों पर दिन रात दौड़ने में भी 20 दिन से अधिक का समय लगेगा। सड़क पर इतना समय बर्बाद करना सचमुच अफसोस की बात थी। उसने मान लिया था कि वह ताओबाओ मॉल पर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर या ऑफ रोड वाहन खरीद सकती है, लेकिन ईंधन एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अपने पिछले जीवन में विभिन्न शॉपिंग साइटों को ब्राउज करते हुए उसने निश्चित रूप से किसी को भी गैसोलीन या डीजल ईंधन बेचते नहीं देखा था।
यह अनुरोध लिटिल कलेक्टर के लिए बिल्कुल भी बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि उन्हें इस समय पूंजी कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी उनके पास 2 हेलीकॉप्टर और 1 दर्जन से अधिक लग्जरी कारें थी। मेरे पास हेलीकॉप्टर और कारें दोनों हैं, लेकिन मैं उन्हें आप तक कैसे पहुंचाऊं? उन्होंने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। अतीत में जब मैंने ताओबाओ पर सामान खरीदा था, तो दुकानें सीधे उन्हें भेज देती थी। मैं स्वयं हेलीकॉप्टर और ऑफ रोड वाहन खरीद सकता हूं। केवल ईंधन की कमी है। यदि संभव हो, तो मुझे आशा है कि आप मुझे ईंधन बेचने के लिए ताओबाओ पर एक दुकान खोल सकते हैं। लिटिल कलेक्टर के लिए कुछ ईंधन प्राप्त करना और भी आसान होगा। कोई बात नहीं, मैं तुरंत दुकान खोलने के लिए आवेदन कर दूंगा। जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे बता देना। यह गारंटी देने के लिए कि मैं आपके संदेशों का तुरंत उत्तर दे सकूंगा, मैं आज से सूचनाएं चालू कर दूंगा। वह झिरन, अच्छा, यह तो तय हो गया। दक्षिणी सीमा के लिए रवाना होने से पहले मैं आपसे संपर्क करूंगा। लिटिल कलेक्टर द्वारा उसे ईंधन की आपूर्ति करने के साथ हे झिरन को अब चिंता नहीं रही कि दक्षिण सीमा की यात्रा में देरी होगी, जिससे उसका मूड तुरंत बेहतर हो गया। उनकी बातचीत को फिलहाल रोक दिया गया है। वह झिरन ने जगह छोड़ दी। इस समय मो जियुए कमरे में थे। पति, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई विशेष मामला नहीं होता तो मो जियुए इस समय बाहर की चीजों में व्यस्त होते। वह कमरे पर वापस नहीं आया। मो जियुए ने उसे एक साथ बैठने के लिए खींच लिया। मैं सोच रहा हूं, चूंकि 5वां बड़ा भाई उस रहस्यमय आकृति द्वारा कठपुतली जहर के नियंत्रण का विरोध कर सकता है, यह संभव है कि सबसे बड़ा भाई और दूसरा भाई जो अभी भी लापता है, वही कर सकते हैं। झिरन ने अभी तक इस बिंदु पर ध्यान से विचार नहीं किया था। अब जब मो जियुए ने यह बात उठाई तो वह गहरी सोच में पड़ गई। काफी देर बाद उसने अनुमान लगाया, मुझे याद है डायन की तकनीकों के संग्रह में उल्लेख किया गया है कि कठपुतली के जहर को उठाना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग कोशिश करने पर भी इसे सफलतापूर्वक नहीं उठा पाते हैं। इसलिए पालने वाले की प्रतिभा और क्षमताओं का बहुत परीक्षण किया जाता है। 5वां बड़ा भाई मुसीबत में पड़ने वाले मो परिवार के पहले सदस्यों में से एक था। यह बहुत संभव है कि रहस्यमय आकृति का कठपुतली जहर अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था। सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई की घटनाएं कुछ बाद में हुई। यदि वे वास्तव में जीवित हैं, तो संभावना है कि वे अभी भी कठपुतली जहर के नियंत्रण में हैं। अन्यथा इस दुनिया में अचानक भूलने की बीमारी के इतने सारे मामले कैसे हो सकते हैं? अपनी पत्नी का विश्लेषण सुनकर मो जियुए सिर हिलाते रहे। उसने जो कहा उसके अलावा वह वास्तव में किसी अन्य उचित स्पष्टीकरण के बारे में नहीं सोच सका। चाहे कुछ भी हो, मुझे आशा है कि सबसे बड़ा भाई और दूसरा भाई वास्तव में जीवित है। वह झिरन देख सकता था कि मो जियुए सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई को बचाने के लिए बहुत उत्सुक था। तीसरा बड़ा भाई पहले ही गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल चुका था। वे केवल यह आशा कर सकते थे कि थर्ड ओल्ड ब्रदर जब वापस आएगा तो कुछ उपयोगी समाचार लेकर आएगा। जहां तक संभव हो सका उन्होंने स्थिति का विश्लेषण किया। भविष्य अभी भी अनिश्चित था और उन्हें एक समय में केवल एक ही कदम उठाना होगा। उसने झिरन ने आह भरी। चलो, माँ ने शायद रसोई भगवान की पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। चल कर देखते हैं। बूढ़ी औरत मो और उनके पति मुख्य हॉल में गए। जैसा कि अपेक्षित था, ओल्ड लेडी मो ने पहले ही रसोई भगवान के लिए भेंट की मेज लगा दी थी और 5वें बुजुर्ग द्वारा चित्रित रसोई भगवान का चित्र भी दीवार पर लटका दिया गया था। इस समय भाभियां भी हे झिरन को बुलाने आईं। उन्होंने पहले ही सामग्री तैयार कर ली थी और बस उसके खाना बनाना शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे हमेशा एक बड़े परिवार के रूप में एक साथ रहते थे, मो परिवार के लिए औपचारिक रूप से त्योहार मनाना अभी भी हे झिरन के लिए विदेश जाने के बाद पहली बार था। वह यहाँ के कुछ रीति रिवाजों से बहुत परिचित नहीं थी, लेकिन उसका रुझान स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करने का भी था और उसने परिवार में घुलने मिलने की पूरी कोशिश की। आज की सामग्री अभी भी हे झिरन द्वारा खरीदी गई थी, न केवल वह, बल्कि लियांगहाओ और पहाड़ों से अन्य लोगों द्वारा पकड़ा गया खेल भी। बहुत सारे व्यंजन थे जिन्हें पकाने की आवश्यकता थी। हालांकि भाभियों ने सारी सामग्री पहले से ही तैयार कर ली थी, फिर भी वह झिरन लगभग 1 घंटे तक व्यस्त थी। जब सारा खाना पक गया तो भाभियां बड़े चुपचाप उसमें से कुछ लेकर रसोई भगवान के चित्र पर चढ़ाने चली गईं। उसी समय मो जियुए ने अपनी पत्नी द्वारा डाली गई दोबारा पैक की गई माताई शराब भी ली और किचन गॉड के चित्र के सामने एक कप रख दिया। सब कुछ तैयार था। बूढ़ी महिला मो के नेतृत्व में परिवार के सदस्यों ने ईमानदारी से धूप जलाना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि रसोई भगवान भविष्य में मो परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देंगे।
जैसे ही रसोई भगवान की पूजा खत्म हुई थी, शाम हो चुकी थी। सभी ने सोचा कि यमन में काम करने वाले मो चौहान के वापस आने के बाद वे रात का खाना शुरू करेंगे। जल्द ही मो चौहान वापस आ गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेंग हुआइनिंग उसके साथ थी। मेंग हुआइनिंग अकेले नहीं आए, वह बहुत सारे यमन धावक भी लेकर आए। कई दिनों तक सुझाने के बाद कुई वेन मामला सुलझा लिया गया था। कुई वेन बेहद दुष्ट था और उसे सीधे तौर पर तत्काल हत्या की सजा सुनाई गई थी। मामले में शामिल उनके परिवार के सदस्यों और कुलजनों को भी उचित सजा मिली। मामले की सुनवाई में इतना समय लगने का मुख्य कारण यह था कि कुई वेन और उसके कुल के लोगों ने बहुत सारे अपराध किए थे। दस्तावेज को सुझाने में लगभग 10 दिन लग गए। मेंग हुआइनिंग का आज शीलिन गांव आने का मुख्य उद्देश्य मो परिवार के साथ उत्सव में शामिल होना और उनके साथ नए साल की पूर्व संध्या मनाना था। इसके अलावा कुई परिवार से जब्त किए गए जुर्माने को जाओ और झोउ परिवारों के पीड़ितों को अनुपात में वितरित करना था। इतना ही नहीं, कुई परिवार ने वर्षों से झाओ और झोउ परिवारों से धोखाधड़ी से जो जमीन हासिल की थी, उससे पूरा वापस करना पड़ा। इस कदम ने एक बार फिर कुई परिवार को विलाप करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खेत बेच दिए थे और बमुश्किल जुर्माना चुकाया था। अब उन्हें झाओ और झोउ परिवारों को बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का मुआवजा देना था। इससे वे तुरंत दरिद्र लोगों में बदल जाएंगे और उनके पास भविष्य के लिए कोई आजीविका भी नहीं बचेगी। हालांकि कानून उन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा जिन्होंने पहले बुरा काम किया था। यदि आपने कुछ गलत किया तो आपको उचित कीमत चुकानी होगी। झाओ और झोउ परिवारों को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अभी भी मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने सोचा कि शक्तिशाली कुई परिवार का समर्थन खत्म हो जाने के बाद यह काफी अच्छा होगा यदि उन्हें अब कुई परिवार से उत्पीड़न नहीं सहना पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से माननीय काउंटी मजिस्ट्रेट इतने बुद्धिमान और बहादुर थे कि उन्होंने उनके लिए मुआवजे का भी दावा किया। मुआवजा प्राप्त करने के बाद झाओ और झोउ परिवारों के सदस्य मो परिवार के यार्ड के बाहर मेंग हुआइनिंग को प्रणाम करते रहे। मेंग हुआइनिंग ने तुरंत मेंग एन को इन लोगों को खुश करने का आदेश दिया। उसे पहले से ही भोजन की सुगंध महसूस हो चुकी थी और वह इस समय आम लोगों से निपटना नहीं चाहता था। मेंग हुआइनिंग को 3 मो भाइयों द्वारा मुख्य हॉल में आमंत्रित किया गया था। उनके बैठने के बाद महिलाएं एक एक करके बर्तन बाहर ले आईं। निस्संदेह इतनी अच्छी सामग्री और हे झिरन के खाना पकाने के कौशल के साथ इस भोजन ने सभी को बेहद संतुष्ट किया। मेंग हुआइनिंग के लिए मधुर माताएं शराब और भी अधिक स्वादिष्ट थी। यदि वह प्रतिदिन ऐसा खाना पीना कर सके तो कोई अमर भी उसके साथ स्थान नहीं बदलेगा। मो परिवार की महिलाओं को नहीं पता था कि मेंग हुआइनिंग आ जाएंगी। वह अकेला आए तो ठीक था, लेकिन वह इतने सारे यमीन धावक भी लाया। घर पर तैयार भोजन और शराब इतने सारे लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे। सौभाग्य से भाभियों ने उन यमीन धावकों के मनोरंजन के लिए पहले से ही पकौड़ियां तैयार कर ली थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ था, वे सभी अब मो चौहान के अधीनस्थ थे। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि आज नए साल की पूर्व संध्या थी। मो परिवार के घर पहुंचने के बाद उन्हें खाली पेट जाने देना अनुचित होगा। अब मो चौहान इन यमीन धावकों का मुखिया था। आज मो परिवार में मौजूद काउंटी मजिस्ट्रेट के साथ भले ही मो परिवार ने उनका मनोरंजन नहीं किया, लेकिन वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। अप्रत्याशित रूप से वे यहाँ स्वादिष्ट पकौड़ी भोजन का आनंद भी ले सकते थे। इसके अलावा मो फैमिली पकौड़ी का स्वाद शहर के प्रसिद्ध रेस्तरां से भी बेहतर था। यमन धावकों ने भरपेट खाना खाया और वे जटिल भावनाओं से भी भरे हुए थे, खासकर वे जिन्होंने पहले कुई वेन की मदद करने के लिए मो परिवार पर चाले चलाने की कोशिश की थी। उन्हें विशेष रूप से खेद महसूस हुआ। चाहे कुछ भी हो, बातें हो चुकी थी और अब पछताना व्यर्थ था। वे भविष्य में मुख्य कांस्टेबल मो के प्रति वफादार रहकर ही अपनी पिछली गलतियों की भरपाई कर सकते थे। कुत्ते की निगरानी का समय आने तक ही नए साल की पूर्व संध्या के भोज की मेज खाली होनी शुरू हुई थी। इतनी देर हो चुकी थी कि मेंग हुआइनिंग की विदाई की उम्मीद थी। अप्रत्याशित रूप से वह मो हन्यू के एक वाक्य से आकर्षित हो गया। मो हन्यू की आवाज में आश्चर्य बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सका। नौवी भाभी, जल्दी से आकर देखो, मेरे लंबे कान वाले खरगोश ने जन्म दिया है। वह झिरन रसोई में भाभियों के साथ कटोरे और चॉपस्टिक साफ कर रहा था। छोटी चाची की आवाज सुनकर वो तुरंत बाहर की ओर भागी। हन्यू, मैं आ रहा हूँ। यह सुनकर कि लंबे कान वाले खरगोश ने बच्चे को जन्म दिया है, अन्य भाभियों ने भी जो कुछ वे कर रही थी उसे छोड़ दिया और देखने के लिए हे झिरन के पीछे दौड़ी। लंबे कान वाला खरगोश सामान्य खरगोश से बहुत बड़ा था और उसका रूप बहुत प्यारा था। यदि मो हन्यू इसके साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक नहीं थे, तो वे बहुत पहले ही उससे एक पालने के लिए पूछना चाहते थे।
अब जब लंबे कान वाले खरगोश ने आखिरकार बच्चे को जन्म दिया है, तो इसका मतलब है कि उनके पास अपने छोटे पालतू जानवर भी हो सकते हैं। मेंग हुआइनिंग उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो मौज मस्ती में शामिल होना पसंद करता था, लेकिन आज वह थोड़ा असामान्य था। वह पहली नजर में ही मोहन्यू से बेवजह आकर्षित हो गया था। यह युवा लड़की उज्ज्वल और जीवंत दिख रही थी, और उसका स्वभाव अमीर परिवारों की युवा महिलाओं की तरह दिखावटी नहीं था। घर के बड़े बुजुर्गों ने उससे पहले ही पूछ लिया था कि वह भविष्य में किस तरह की पत्नी चाहता है। उस समय उन्होंने बहुत सरलता से उत्तर दिया था कि वह एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहते थे जो उन्हें उपयुक्त लगे, और उन्होंने किसी युवा महिला का दिखावा नहीं किया था। हालांकि उनकी आवश्यकताएं अधिक नहीं थी, फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं था जो दोनों शर्तों को पूरा कर सके। हालांकि अपने दादा की मृत्यु के बाद से मेंग परिवार में बहुत गिरावट आई थी, फिर भी वे एक प्रतिष्ठित विद्वान परिवार थे। जब पत्नी चुनने की बात आती थी तो अभी भी कुछ सीमाएं थी। भले ही मेंग हुआइनिंग इच्छुक हो, आम परिवारों की लड़कियां घर के बड़ों से आगे नहीं निकल पाती। मो हन्यू अलग थे। हालांकि मो परिवार को अदालत द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, मो हन्यू बचपन से ही एक प्रमुख परिवार में पले बड़े और उन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की जो आम लोगों के लिए अतुलनीय थी। खासकर मो परिवार की बुजुर्ग महिला। वह स्वयं एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, और जिन बेटियों को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया, वे उत्कृष्ट होने से नहीं चूकी। इसके अलावा मो परिवार की ये सभी महिलाएं जानकार और समझदार लग रही थी। युद्ध में अपने पति की मृत्यु और परिवार के निर्वासन की दुखद परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी उन्होंने आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। इस माहौल में पली बड़ी लड़कियां आशावादी और सकारात्मक कैसे नहीं हो सकती।